हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम लोग लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यू नो पूरी 11th एनसीईआरटी का या मैं कहूँगी पूरी आपकी जो बायोलॉजी है 11th एंड 12th का उसका बेस बनाता है ये चैप्टर। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा क्योंकि यहाँ तो हम रिवीजन पर आ पहुंचे हैं। जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में हम लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, यानी 2010 से 2024 तक जो भी क्वेश्चंस आपसे नीट में अब तक पूछे गए हैं वो हम चैप्टर वाइज इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज योर 8th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी एंड साथ में मैं आपको चैप्टर का 1 शॉट भी यहाँ पर दे रही हूँ। टॉपिक वाइज हम हर टॉपिक को एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहे हैं जिससे रिवीजन में भी आपकी थ्योरी रिवीजन में भी कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आप चाहे ओल्ड एनसीईआरटी देख लें चाहे न्यू एनसीईआरटी देख लें, नॉट ओनली दिस चैप्टर बल्कि जो पूरी यूनिट है सेल बायोलॉजी की जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, सेल, बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन, ये तीनों चैप्टर्स चाहे आप ओल्ड से पढ़ लो चाहे न्यू से पढ़ लो एग्जैक्टली सेम है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक, और यस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है अगर मैं सेल की बात करूँ बच्चों तो वैसे तो नीट में बॉटनी जोलॉजी तो अलग अलग पार्ट कर दिए हैं, 2024 तक तो थे। 2025 में हमें देखना है कि अब वापस प्री कोविड पैटर्न में पेपर होगा तो वहाँ पर बायोलॉजी के नाम से पेपर आएगा या बॉटनी जोलॉजी के सेक्शंस में डिवाइडेड आएगा, आएंगे 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो सेल एक ऐसा टॉपिक है जो बॉटनी एंड जोलॉजी के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो कई बार बढ़ जाते हैं। यानी लास्ट ईयर्स के पेपर में अगर सेल और सेल साइकिल से हम देखें तो 8 से 10 क्वेश्चंस तक भी पूछे गए हैं। 4-5 क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से मान के चलो और 5-6 क्वेश्चंस आप सेल साइकिल से मान के चलो। उसके अलावा बायोमॉलिक्यूल से भी 3 से 4 क्वेश्चन, 3 तो आप मानो एवरेज पूछे जाते हैं। तो अगर हम तीनों चैप्टर्स को मिनिमम भी देखूं मैं 4 इससे 6 वहाँ से 10 और 2 12 से 13 क्वेश्चंस ये पूरी यूनिट आपकी कवर करती है और बहुत ही सिंपल एंड बेसिक यूनिट है। अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो गलतियां नहीं होंगी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस चैप्टर में स्टार्टिंग में सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन है और सेल थ्योरी के बारे में कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखते हैं इनसे क्या क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर्स में। अच्छा, इससे जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो 2019 में आया था बच्चों। बाई चांस की बात है कि उसके बाद अब 2024 तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इसका मतलब कोई ये नहीं सोचेगा कि इस चैप्टर को इस टॉपिक को हम छोड़ दें। ठीक है, हो सकता है 2025 में पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, यू नो इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो किसने ये मॉडिफिकेशन किया था? सेल थ्योरी तो क्या थी? देखो आपकी बुक पे जाती हूँ मैं, एनसीईआरटी पे जाती हूँ एक बार, तो एनसीईआरटी में यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जो सेल थ्योरी है उसमें तो ये स्टेटमेंट दिया था श्लीडन एंड श्वान ने। ध्यान है आपको, श्वान तो जूलॉजिस्ट हैं और और जो श्लीडन है वो बॉटनिस्ट थे। दोनों ने अलग अलग प्लांट्स पर और जब एनिमल्स पर स्टडी किया तो दोनों ने देखा कि यार हर प्लांट और एनिमल का बेसिक स्ट्रक्चर सेल ही है। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल या सेल के प्रोडक्ट्स के ही बने होते हैं। तो वही चीज़ सेल थ्योरी कहलाती है कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एज वेल एज प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल क्यों लिखा? क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में है, मान लो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो सब सेल के प्रोडक्ट्स ही तो हैं, तो इसलिए सेल के प्रोडक्ट्स भी इस डेफिनेशन में आते हैं। अब ये जो ओरिजिनल सेल थ्योरी थी इसमें एक बात क्वेश्चन मार्क था कि यार सेल, हम सब सेल के बने हैं तो समझ आता है, बट सेल कैसे बनी दुनिया में? तो उसके लिए रुडोल्फ विर्चो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बच्चों बाद में 1855 में ये समझाया कि जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं और एक स्टेटमेंट उसके लिए दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला दैट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी एक क्वेश्चन था जो अनसॉल्व रहा कि ठीक है न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं बट सबसे पहली सेल कैसे बनी होगी? भाई पहली सेल तो कहीं ना कहीं से बनी ही होगी ना। तो उसका आंसर हमें सेल थ्योरी में नहीं मिलता, बट जब आप 12th में जेनेटिक्स में इवोल्यूशन पढ़ते हैं बच्चों तो वहाँ पर आपने ऑपेरन एंड हेल्डन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उन्होंने एक थ्योरी देकर ये समझाया था कि जो फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर बना यानी फर्स्ट सेल बनी वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के एक एग्रीगेशन से बनी। बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का एग्रीगेशन था कि कैसे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, फिर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और फिर कैसे उनके एक प्रॉपर अरेंजमेंट से पहली सेल दुनिया में बनी और उसके बाद वो सेल मॉडिफाई होती गई, डिवाइड करती गई, न्यू सेल्स बनती गई।
इस तरह से लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट सेल कहाँ से बनी उसका आंसर हमें इवोल्यूशन में मिलता है, बट अब सेल्स कैसे बन रही हैं उसका आंसर ये देती है कि भाई सिंपली प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनती हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है सेल थ्योरी से, जैसे 2019 में सिंपली पूछा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, क्लियर है? ये देखो एक ही क्वेश्चन था यहाँ से, बट प्लीज़ मैं आपको बार बार ये चीज़ रिमाइंड करा रही हूँ बच्चों की आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि ठीक है इस टॉपिक से लास्ट 5 साल में कुछ नहीं पूछा गया तो इस बार भी क्या ही पूछा जाएगा। हो सकता है 2025 में ऐसा हो जाए कि जैसे आप मतलब हल्का फुल्का सा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यार 2024 में बहुत हाई कट ऑफ चली गई थी, तो शायद 2025 में कट ऑफ को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही बहुत टफ पेपर आएगा, बट थोड़ा सा लेवल पर लाने के लिए कि यार ऐसा भी नहीं हो कि 640 वाले बच्चे को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, एटलीस्ट 610 620 तक तो कट ऑफ जाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर सेट किया जाए और वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं जो लास्ट 4-5 सालों में नहीं पूछे गए हैं, तो एनसीईआरटी में बट पूछे नहीं गए। तो आपको हर तरह से एनसीईआरटी को पूरा प्रिपेयर करके जाना है, बिल्कुल इफ एंड बट्स नहीं आने चाहिए जब एनसीईआरटी की बारी आती है तो। ठीक है, सो एक बार हम इसको फटाफट से देख लें। इस टॉपिक में क्वेश्चंस तो हमें नहीं मिले, बट इसका वन शॉट तो कर लें हम एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें तो कुछ ऐसी काम की चीज़ नहीं है जिस पे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ ज़रूर इससे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको अब डाइवर्सिटी नहीं पता। डाइवर्सिटी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मेनली 2 किंगडम्स आते हैं, मोनिरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, जिसमें भी मोनिरा किंगडम में सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स आते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों में। अगर आप मोनिरा यानी बैक्टीरिया की बात करेंगे तो दे आर प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है, इसी चैप्टर में आप पढ़ते हैं। और अगर हम प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें तो वहाँ पर सेल तो हमारे जैसी है, दे हैव यूकैरियोटिक सेल, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, GB सब कुछ है उनकी सेल में, बट हैं वो सिंगल सेल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल प्रोटिस्टा किंगडम के 5 ग्रुप पढ़ते हैं ना आप, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये सब आते हैं। तो ये जो पूरा किंगडम है ये भी सिंगल सेल्ड हैं बच्चों, ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं। बट कभी भी बहुत बार नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शन में अमीबा दे रखा है, अमीबा टिक करके आ जाते हो तुम। अमीबा प्रोकैरियोटिक नहीं है, अमीबा प्रोटिस्टा है, अमीबा प्रोटोजोआ भी है, पर प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ की धुन में प्रोकैरियोट मत कर देना। अमीबा प्रोकैरियोट नहीं है, अमीबा हमारी तरह यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाली सेल रखता है। ठीक है, तो आपको प्रोटिस्टा को प्रोकैरियोट से मिक्स नहीं करना। प्रोटिस्टा किंगडम इज अ किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, वाइल मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट तो हमेशा यूनिसेल्युलर ही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है ये बेसिक। हाँ, तो अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चाहे दोनों में से किसी में भी हो, तो उनकी खास बात क्या है कि एक सेल होते हुए भी दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि यार उनके पास एक ही सेल है, क्या ही कर लेते होंगे वो। अमीबा हर वो काम करता है जो उसके लिए ज़रूरी है। एक सेल से डाइजेशन भी करता है, एक सेल से फूड भी खाता है, उसी सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर भी निकालता है, उसी सेल से रेस्पिरेशन भी करता है। तो हर वो चीज़ जो एक सेल में मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है वो सब, वो सेल ATP भी बनाती है, एवरीथिंग। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, सेम बैक्टीरिया की कहानी है। एंड परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे असर्शन रीजन में कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यस, एंड व्हाई? बिकॉज बाय सिंगल सेल दे परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर? एंड इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वायरस, कि क्योंकि वायरस के पास एक सेल नहीं होती, वायरस को हम एसेल्युलर कहते हैं ना, क्योंकि वायरस के पास सेल नहीं होती तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते जब तक वो किसी होस्ट सेल में एंटर ना कर जाएं, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, इवन बैक्टीरियल सेल में जाकर भी वायरस खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें सेल तो चाहिए। बिना सेल के दे कांट मल्टीप्लाई। वायरस जस्ट इनर्ट होते हैं, क्रिस्टल्स की तरह, स्टैनले ने हमें बताया था। ठीक है, अब देखो आप समझ रहे हो मैं क्यों आपको बीच बीच में चीज़ें बता रही हूँ। अब आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो लास्ट के 2 मंथ्स आपके पास बचे हैं, है ना, मार्च 2 मंथ्स भी पूरे नहीं बचे यूँ कह लो, तो 1.5 महीना ही मान के चलो आप मोटा मोटा। तो ये जो 1.5 महीना है इसमें आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो बच्चों,
कोई भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, उस टॉपिक के साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं ना सबकॉन्शियसली, उनको एक बार कॉन्शियसली रिवाइज करो। नहीं याद आ रहा, हमेशा आपके जहाँ आप पढ़ रहे हो वहीं एनसीईआरटी होनी चाहिए। नहीं याद आ रहा, फटाफट एनसीईआरटी उठाओ, उस चैप्टर पे जाओ और एक बार उसको देख लो। ये सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को याद रखने का। अगर इस तरह से आप रिवीजन करोगे ना कि बीच बीच में जो भी टॉपिक आ रहा है उसको उठा के देखते जाओ, तो आपकी नीट में गलतियां नहीं होंगी। बट अगर आप सिर्फ ऐसे ही रिवीजन करते हो कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो बस इसी चैप्टर पे लगा रहना है, उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है उसको मुझे देखना ही नहीं है, तो फिर वो आप एक रट्टाफिकेशन हो जाएगा, वो आपको नीट में हेल्प नहीं करेगा, है ना। हमेशा थोड़ा सा वाइड एस्पेक्ट रख के रिवाइज किया करो, जहाँ से जो मिल रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, उस नॉलेज को फटाफट से रिवाइज करो, तभी वो रिटेन रहेगी तुम्हारे में। ठीक, सो मैं आपको बता रही थी कि वायरस जो हैं वो उनके पास सेल नहीं है, तो उनके लिए ही ये स्टेटमेंट है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसमें ना सिर्फ वायरस, वायरॉइड्स को भी रख दो, प्रायंस भी हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो प्रायंस की 2 डिजीज हैं, रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आता है मेड काउ डिजीज, सीजे क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज, ठीक है। हैंस सेल एक फंडामेंटल यूनिट है। और क्या क्वेश्चन आ जाएगा, पहली लिविंग सेल किसने देखी भाई, तो ये तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक पता होगा आपको, बट यहाँ पे दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, पहले बहुत पूछा जाता था। आप एक नाम ऐड कर लेना, रॉबर्ट हुक, ये तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। अगर आपसे पूछ लें सेल को डिस्कवर किसने किया, तब तो आपको रॉबर्ट हुक का नाम याद रखना है, बट पहली लिविंग सेल को किसने देखा, तो फिर ल्यूवेनहॉक का नाम, लिविंग सेल, एल फॉर लिविंग, एल फॉर ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये क्यों इनको क्यों ऐसा, क्योंकि रॉबर्ट हुक एक ओक ट्री की कॉर्क को स्टडी कर रहे थे ना, यू नो कॉर्क इज अ डेड टिश्यू, तो उन्हें खाली स्ट्रक्चर्स दिखे थे, डेड सेल्स दिखी थी, तो इसलिए सेल के डिस्कवरर तो हैं बट उन्होंने लिविंग सेल को नहीं देखा था, वो ल्यूवेनहॉक ने देखा था, ठीक है। और यहाँ पर एक गलती मत करना तुम, बिल्कुल रॉबर्ट हुक से मिलता जुलता नाम है रॉबर्ट ब्राउन का, रॉबर्ट ब्राउन का दे रखा है ये रहा, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ब्राउन एन पर खत्म हो रहा है, एन फॉर न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को बाद में डिस्कवर किया था, ठीक है। सबके अलग अलग डिस्कवरर्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम में नहीं जाना, जो एनसीईआरटी में है वो याद रख लो, इनफ है। सेल थ्योरी मैंने तुम्हें बता ही दी, इसमें 1-2 स्टेटमेंट हैं बच्चों, ध्यान रखना। सेल थ्योरी कब आई थी, 1838-39 में, ठीक। और बाद में जो मॉडिफिकेशन किया था रुडोल्फ विर्चो ने, वो 1855 में किया था, ठीक है। वैसे ईयर्स इतने पूछे नहीं जाते, बट ठीक है, थोड़ा बहुत आप एक बार पढ़ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। सो श्लीडन जो थे, उन्होंने ये तो बताया ही था हमको कि भाई जो प्लांट्स हैं उनकी हर चीज़ सेल की बनी है। इसके अलावा श्वान जो कि जोलॉजिस्ट थे, उनमें एक लाइन है बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपसे पूछ लेंगे, फिर आप बोलोगे कि मैम हम तो कोरिलेट ही नहीं कर पाए हैं, थे तो ये जोलॉजिस्ट, यानी ये एनिमल्स पे अपनी स्टडी करते थे, तो उन्होंने मेन तो एनिमल सेल्स में स्टडी करके बता दिया कि भाई एनिमल सेल्स, जो एनिमल्स हैं वो भी सेल्स के बने हैं। बट एक और बात ध्यान रखना कि इन्होंने प्लांट्स को भी स्टडी किया था, और उन्होंने जब कंपेयर किया तो उन्होंने क्या देखा कि एनिमल्स में तो जो सबसे आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, लेकिन प्लांट्स में जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में तो फर्क पता है ना, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं बैठा क्लास में जिसको यही नहीं पता अब तक। हाँ, इतना नहीं कमज़ोर चलेगा बेस, अब तो तुम बिल्कुल बेस तैयार कर चुके हो, हम रिवीजन कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन का मतलब, अगर आप सेल को एक 3D में बॉल की तरह इमेजिन करो, तो किसी भी सेल की जो कवरिंग है, मेन कवरिंग जो उसे बनाती है, जैसे प्लास्टिक की बॉल में, प्लास्टिक के बिना बॉल कैसे होगी, अंदर खाली जगह है, बट प्लास्टिक की एक लेयर तो मिनिमम चाहिए ना, वो एक लेयर है सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में उस सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक और एडिशनल लेयर है, दैट इज सेल वॉल। तो जूलॉजिस्ट थे श्वान, बट उन्हीं ने इस बात को सबसे पहले बताया कि एनिमल्स में या प्लांट्स में, सब में एक लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन प्लांट्स में एक एडिशनल लेयर होती है, दैट इज सेल वॉल, क्योंकि उस समय प्लांट्स एनिमल्स पे ज़्यादा रिसर्च होती थी, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने बता दिया। क्लियर? तो कोई ये नहीं करेगा कि सेल वॉल को किसने सबसे पहले बताया, भाई श्लीडन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया होगा, श्वान ने बताया, ठीक। और अगर पूछ लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने देखा, तो फिर उसमें भी श्वान का नाम ही आपको चूज करना है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? एंड इसके अलावा, ठीक है, ये सब बता ही दिया मैंने तुम्हें, चलो तो ये हो गया हमारा डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल के, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक बार ओवरव्यू ऑफ सेल में से भी बता देती हूँ मैं, 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।
ठीक है। एक्चुअली सेल के जो क्वेश्चंस है ना वो कई बार दूसरे चैप्टर्स में भी चले जाते हैं, जैसे सेल के क्वेश्चन हो सकता है कोई डाइवर्सिटी में आ गया हो, कोई कहीं और आ गया हो, है ना। तो आप ये मत समझना कि यार क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं, कभी कभार इधर उधर के चैप्टर्स में भी PYQs हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, पूरा पढ़ना है तो NCERT लाइन टू लाइन पूरी सीरीज मेरी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। एक एक लाइन NCERT की मैंने समझा रखी है, यहाँ हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो मेन लाइन्स मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर ये सबको पता है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि किसी भी सेल में एक लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर एक मैट्रिक्स भरा रहता है जिसको आप कहते हैं साइटोप्लाज्म, इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, सेमी फ्लूइड स्टेज में होता है ये। एंड इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोट में अलग, यूकैरियोट में अलग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। तीन मेन चीजें हो गई सेल के पास, एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया साइटोप्लाज्म और एक हो गया जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA। अब ये जो DNA है यही मेन डिफरेंस क्रिएट करता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। यू नो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये जो DNA है, कोई भी बच्चा ये तो नहीं सोचता ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे गड़बड़ होता है, आपको लगता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक DNA है, ये तो सबको पता है कि एक मॉलिक्यूल है, पर वो एक मॉलिक्यूल का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है बच्चों। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, हर चैप्टर में बताती हूँ कि बैक्टीरियल सेल्स में DNA है तो एक, क्योंकि उसका एक ही मॉलिक्यूल है, बट वो DNA का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वही है जो आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, डबल स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो DNA है वो सिंगल है, यानी एक अकेला मॉलिक्यूल है, बट डबल स्टैंडर्ड है, शेप में सर्कुलर है और इसको कवर करती हुई बाहर से कोई अलग कवरिंग नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप इसे नेकेड भी बोलते हो। और इसकी जब पैकेजिंग होती है, क्योंकि DNA एक बड़ा मॉलिक्यूल है, सेल में उसको पैक करना होता है, तो प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग के दौरान हिस्टोन प्रोटीन्स यूज नहीं होती हैं, यानी ये नेकेड होने के साथ साथ नॉन हिस्टोनिक भी है। ये प्रोकैरियोटिक DNA के फीचर्स हैं, ठीक है। एंड अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल बनाएं तो यूकैरियोटिक सेल में ये जो DNA है इसको आप क्या कर देंगे, लंबा कर देंगे, लीनियर कर देंगे। इसके कितने, एक DNA बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, हर सेगमेंट को ही आप क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो DNA है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल का DNA कैसा होगा बच्चों, सिंगल नहीं होगा बल्कि मैनी होंगे, डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर की जगह लीनियर होगा एंड नेकेड नहीं पड़ा है, ये तो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, पर यहाँ पर हमेशा इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इट इज प्रेजेंट इन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी एनवेलप्ड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। एंड ये जो है ऐसे खुले थ्रेड नहीं पड़े, ये थ्रेड सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको आप क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। तो वो जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स का DNA हिस्टोनिक DNA है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, मेन डिफरेंस। बाकी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल वही की वही है, साइटोप्लाज्म भी वही है, ऑर्गेनल्स में डिफरेंस होता है। जो मेन मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जिसमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना कुछ है, बस एक डबल स्टैंडर्ड DNA पड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसी सेल जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें अलग से मैट्रिक्स भी है जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें ये क्रोमैटिन नेटवर्क है और इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको आप? न्यूक्लियोलस। कई सारे बच्चे मैंने देखा है इतनी माइनर सी मिस्टेक कर आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस वर्ड की स्पेलिंग पे ही ध्यान नहीं देते। मैंने देखा है कई बच्चे न्यूक्लियस की स्पेलिंग में ना ई के बाद ओ लिखते हैं, तो वो गलत स्पेलिंग है बच्चों, यहाँ ओ नहीं आता, न्यूक्लियोलस में वो आता है और एल भी आता है एडिशनली। तो न्यूक्लियस ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक अलग से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। बट ऑब्वियस ये यहाँ नहीं होता। और एक पॉइंट बता देती हूँ यहीं पर ही, आगे का तक का रिवीजन हो गया हमारा, कि ये जो है ना जेनेटिक मटेरियल जिसे आप DNA कह रहे हो,
ये न्यूक्लियस तो आप इसको कह नहीं सकते, तो क्या इसको कोई नाम दिया गया है? यस, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा, बायो में कहीं भी ऑइड वर्ड आता है उसका मतलब होता है इसके जैसा, नॉट एग्जैक्टली। जैसे आपको याद हो तो प्लांट किंगडम में राइजोइड्स आए थे, एल्गी में तो रूट्स थी नहीं, ब्रायोफाइट में रूट लाइक स्ट्रक्चर थे राइजोइड, फिर टेरिडोफाइट में ट्रू रूट्स बनी। तो वैसे ही न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियस से पहले न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स मैंने आपकी यहीं पर क्लियर कर दी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड। एक आप इसी से मिलती जुलती टर्म प्लांट्स में पढ़ते हैं, न्यूसेलस। देखो न्यूसेलस, कितना न्यूक्लियस के साथ आप गड़बड़ कर सकते हो नीट में। ठीक है, तो वही इस सीरीज का मेन पर्पज है कि जहाँ से जो भी कोरिलेट हो सके मैं तुम्हें रिवाइज करा दूँ और PYQs भी करा दूँ, वही चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं। डन, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, ये सबके दिमाग में एकदम बैठा हुआ होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये इतना सा बेसिक भी नहीं पता ना कि व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो तुम समझ लो तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक, ऐसे बोलते हैं ना नर्सरी क्लास के बच्चे को ABC लिखना तो आना चाहिए। दिस इज योर ABC ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें नाउ। हाँ, तो अब इसमें ये वाला पार्ट तो आपका क्लियर हो ही गया। ठीक है, ये भी मैंने काफ़ी हद तक बता दिया। इसकी एक लाइन है दैट यू नो आई थिंक, कि अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, इन दोनों सेल में सेल ऑर्गेनल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता जिसमें मेम्ब्रेन हो, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया, ER, GB, जितने भी ऑर्गेनल्स तुम इस चैप्टर में पढ़ते हो ना, वो सब यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ना, ये सब जितने भी नाम है, ER, GB, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, जो भी आप पढ़ते हैं। सिर्फ तो इसका मतलब क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स ही नहीं होते क्या? ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोट्स के पास भी ऑर्गेनल्स हैं, बट कौन से ऑर्गेनल्स हैं बच्चों? नॉन मेम्ब्रेनस, जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन मतलब जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाती हूँ तो ऐसे बनाते हो ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आपने अलग से मेम्ब्रेन बनाई है। क्लोरोप्लास्ट बनाते हो तो उसकी भी मेम्ब्रेन बनाते हो, ER बनाते हो, GB बनाते हो, जो भी बनाते हो सब में मेम्ब्रेन्स बनाते हो। तो दीज आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जो यूकैरियोट्स के पास हैं। तो प्रोकैरियोट्स के पास ऑर्गेनल्स के नाम पर तुम समझ लो सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम बिल्कुल डस्ट की तरह दिखने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब नॉट साइज ऑफ डस्ट, साइज तो बहुत छोटा होगा क्योंकि सेल का साइज भी डस्ट से छोटा है, तो राइबोसोम का साइज तो पता नहीं कितना छोटा होगा, समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल में भी आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो मेन ऑर्गेनल होता है वो है राइबोसोम। और भी कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं हम पढ़ेंगे, बट ऑर्गेनल्स के नाम पर तुम समझ लो कि प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ राइबोसोम होते हैं। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि अच्छा राइबोसोम इनके पास है तो इनके पास नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। राइबोसोम्स तो यूकैरियोट के पास भी है बच्चों, राइबोसोम्स तो यूकैरियोट के पास भी है, पर यूकैरियोट्स के पास राइबोसोम के अलावा इतने सारे एडिशनल ऑर्गेनल्स हैं विच आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम कैसे हैं? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। राइबोसोम की खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, उसमें भी एक डिफरेंस आप पढ़ते हो, वैसे आगे आएगा कि यहाँ पर 70S टाइप के, जबकि यहाँ पर 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। फिर यहाँ पर फिर से इसमें भी है, अब आप तो पढ़ चुके हो तो मैं तो रिवीजन में आपको बता सकती हूँ ना ये बात कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होते हैं अलग से। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैं तो फिर वो ये वाले राइबोसोम होते हैं 70S वाले। यानी क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S भी होते हैं प्लस कुछ उनके ऑर्गेनल्स में 70S भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के पास सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम्स ही हैं। दिमाग में चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, याद आनी चाहिए कि यस मैम हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, नहीं तो इस चैप्टर के एंड तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ें तुम्हें रिवाइज हो जाएंगी, डोंट वरी। डन, क्लियर है क्या बच्चों? आई थिंक मैक्सिमम पॉइंट्स जो यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ सेल में दिए हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। देखो ये लिख रहा है राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। ठीक है, क्लियर है? इन्हीं छोटी छोटी लाइंस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि राइबोसोम कहाँ होते हैं। देखो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं, प्लस कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर भी होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे होते हैं। RER पढ़ी है आपने, रफ ER, उस पर भी चिपके रहते हैं। ठीक है, तो यही पूछ लेंगे कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको सिंपली ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम्स को ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल कहते हैं।
राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो एक ऑर्गेनेल के अंदर है, सो ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, ठीक है, क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट सही है ना तो तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे, सब तुम्हें ध्यान रहेगा। एक और चीज़, एक तुम स्ट्रक्चर पढ़ते हो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम, पढ़ते हैं हम, सेल डिवीजन में बहुत काम आता है, पोल्स बनाता है, फिर वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं। तो वो जो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम है ना बच्चों, ध्यान रखना, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है। तो कुछ बच्चे लॉजिक लगा जाते हैं यार नॉन मेम्ब्रेनस है तो उसको प्रोकैरियोट में डाल दो, नेवर। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम ये जो हैं दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, बट इनमें हल्का सा डिफरेंस है, वो हम आगे रिवाइज करेंगे। तो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस हैं, बट ये प्रो में नहीं है, ये यूकैरियोटिक सेल के पास है। और यूकैरियोट्स में भी सबके पास नहीं है, सिर्फ एनिमल सेल्स के पास है। ये तो तुम, अब मैं हटा रही हूँ वाली स्लाइड है ना, इस पर बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने तुम्हें। ये तो तुम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते होंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो यहाँ पे दे भी रखे हैं तुम्हें यहाँ पर कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। कहीं कहीं तो दे रखे थे, कहाँ गया वो पॉइंट, ठीक है, ऐसे अलग से नहीं दे रखा क्या, चलो कोई नहीं, अभी डायग्राम में रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आता है ये पॉइंट, ओके, वहाँ पर आएगा ये पॉइंट, चलिए कोई नहीं। देन इसके अलावा ये जो दे रखा है ना बच्चों, थोड़ा सा ये रटने वाला पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ डायमीटर्स वगैरह दे रखे हैं, सेल के साइज दे रखा है, तो बाई चांस अगर इन पे क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव टू रिमेंबर। जैसे कि यहाँ पर आपको एक तो स्मॉलेस्ट सेल बता रखी है, पूरी दुनिया की सबसे छोटी सेल एक बैक्टीरिया की है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोप्लाज्मा, याद है आपको? वैसे तो सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बट द ओनली बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल, दैट इज माइकोप्लाज्मा। उसमें भी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा में भी बहुत सारे आते हैं, उनमें से जो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है वो है पीपीएलओ। तो ऑप्शंस में आप देख लेना, बैक्टीरिया भी लिखा आ सकता है, माइकोप्लाज्मा भी लिखा आ सकता है, पीपीएलओ भी लिखा आ सकता है स्मॉलेस्ट सेल में। पहली प्रेफरेंस इसे देनी है, ये नहीं है तो इसे देनी है, ये नहीं है तो इसे देनी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल हो गई। मुझे नहीं लगता साइज तुमसे पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर पूछने तो हल्का सा सबकॉन्शियस माइंड में याद रखना 0.3 माइक्रॉन, ठीक है, 0.3 माइक्रॉन। अगर हम बाकी ओवरऑल बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रॉन के होते हैं, बट माइकोप्लाज्मा मतलब माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो सिर्फ 0.3 माइक्रॉन है, ठीक है, क्लियर। उसमें भी मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी कि अगर तुम इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रॉन है। थ्योरी में ऊपर लिखा है 3 to 5 माइक्रॉन, बट वो भी एक मैक्सिमम रेंज है। अगर तुम ज़्यादातर बैक्टीरिया देखोगे ना तो बहुत छोटे हैं, 1 to 2 माइक्रॉन के। उनमें भी माइकोप्लाज्मा का साइज क्या लिख रहा था? 0.3 माइक्रॉन। और पीपीएलओ का जो साइज है, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ स्मॉलेस्ट है, वो 0.1 माइक्रॉन है। ओवरऑल एवरेज माइकोप्लाज्मा का साइज है 0.3, बट उसमें भी पीपीएलओ का साइज है 0.1 माइक्रॉन। तो तुम्हें ढंग से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इस तरह का बाई चांस क्वेश्चन हो कि आपको मैच करना है साइज को या किसी एक का पूछ लें, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर फिगर्स। अगर रख सको तो ठीक है, बाकी कोई आया नहीं है अभी तक तो चांसेस कम है, ठीक है, क्लियर। ये देखो, स्मॉलेस्ट सेल में हमने वायरस का नाम क्यों नहीं लिखा बच्चों? क्या वायरस एक सेल है? नहीं। तो वायरस स्मॉलेस्ट तो हैं, देखो वायरस का साइज इनसे भी छोटा है, 0.02, 0.1 से भी छोटा, 0.1 मतलब 0.10, तो 0.10 से भी छोटा, 0.02 साइज के भी वायरस होते हैं। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स पूछ लें तो वायरस, बट स्मॉलेस्ट सेल पूछ लें तो पीपीएलओ, ठीक है। वायरस के पास सेल नहीं है, फिर भी हम वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं, यू नो, क्योंकि ये किसी लिविंग में जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछेंगे तो वायरस, स्मॉलेस्ट सेल पूछेंगे तो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, क्लियर है। और यूकैरियोट को आप देखो प्रोकैरियोट से कंपेयर करोगे तो जस्ट 10 टाइम्स यहाँ पे साइज बढ़ गया है, 1 to 2 की जगह 10 to 20 माइक्रॉन है एक मतलब एवरेज यूकैरियोटिक सेल्स का साइज, ठीक है। इस तरह से तुम थोड़ा जब भी रिवाइज करो एनसीईआरटी में साइज देख लिया करना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लार्जेस्ट सेल सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ऑस्ट्रिच का जो एग है, इसमें डायमीटर दे नहीं रखा तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमंस पे अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ह्यूमंस के लिए यहाँ पे आरबीसीज का साइज दे रखा है बच्चों 7 माइक्रॉन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी रहता है कि वैसे तो ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है, ठीक है, बट कई बार स्पर्म ऑप्शन में नहीं होता तो आरबीसीज होता, तो फिर आपको आरबीसीज चूज करना होता है, ठीक। लार्जेस्ट सेल ओवम, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, ठीक है, क्लियर। और ये सब यहाँ पर आपको क्या बता रखा है? हाँ, कुछ सेल्स के शेप दे रखे हैं, हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो ये सब पहचानते हो। ये सब रेड ब्लड सेल्स हैं, देखो आप बोलते हैं ना राउंड होती हैं और बाय कॉनकेव होती हैं, इस तरह की दिखती हैं हमारी आरबीसीज। डब्ल्यूबीसीज इरेग्युलर होती हैं, अमीबॉइड, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो एनिमल टिश्यू में।
ये हमारा न्यूरॉन है, नर्व सेल, इसमें एक लंबा सा प्रोजेक्शन, ये मान लो एक्सॉन है, बाकी सारे डेंड्राइट्स हैं। ये प्लांट्स की याद आया, ट्रैकीड्स, इस पे पिट्स बने हुए हैं, पॉइंटेड एंड्स हैं तो ट्रैकीड, अगर ब्लंट एंड्स होते तो वेसल, जाइलम का कंपोनेंट, और ये सिंपली ओवल शेप ग्राउंड टिश्यू है लीफ का, जिसको आप कहते हैं मीजोफिल। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा था। तो मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपको एकदम पक्के से रिवीजन करके जाना है, आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, डन है यहाँ तक, आगे बढ़े, प्रोकैरियोटिक सेल पर आए। चलो देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। ठीक है भाई, इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल से भी कोई बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन 2024 तक नहीं आया, एक दो आए थे बैक्टीरिया से क्वेश्चन, बट आई थिंक वो हमने डाइवर्सिटी में डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज पे क्वेश्चन आया। चलो क्वेश्चन करने से पहले एक बार हल्का सा ब्रीफ दे दूं मैं तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल का, वैसे तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब पूरा मोनेरा किंगडम, चाहे आप बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया ही कहते हैं वैसे तो, बट ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपको पता है ना, इनका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया ही है, बट नाम थोड़ा अलग है इसलिए इनको अलग से लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कोई बच्चों ग्रीन एल्गी को यहाँ मत रख देना, ग्रीन एल्गी प्लांट किंगडम का पार्ट है, यूकैरियोट्स हैं वो, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं, तो उन्हें प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया, पहले रखा गया था, वहां से निकाल के इनको मोनेरा में शिफ्ट कर दिया कि यार ये तो प्रोकैरियोट है, ये प्लांट किंगडम में क्या कर रहे हैं, इनको निकालो बैक्टीरिया के साथ शिफ्ट करो, और इनका नया नामकरण कर दिया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा अभी बताया, इसको अलग से क्यों लिख दिया, क्योंकि बाकी बैक्टीरिया से अलग है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, और उसी का एक एग्जाम्पल है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज पीपीएल। ज्यादातर माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स एनिमल सभी को डिजीज करते हैं। ठीक है, क्लियर। देन उसके अलावा बैक्टीरिया की अलग अलग शेप होती है, कोकाई, रॉड लाइक, बेसिलाई, विब्रियो, स्पाइरल, ये सब हमने डाइवर्सिटी में जो सेकंड चैप्टर है वहां विद डायग्राम पढ़ रखा है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में आपको इस पूरे पैराग्राफ में, अभी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तुम्हें, इस पूरे पैराग्राफ में तुमको क्या बताया है, इसमें तुम्हें बताया है कि प्रोकैरियोट्स में कभी भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो होता है। आप ये मत समझ लेना कि न्यूक्लियस नहीं होता तो जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल के बिना सेल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल तो है, यानी डीएनए तो है, पर वो डीएनए कैसा है, देखो रिवाइज करो, अभी पढ़ा हमने, नेकेड है। नेकेड का मतलब उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और कहाँ गए इसके फीचर्स, इसी में कैसे खत्म कर दिया, वेरी गुड। नेकेड है, ये रहा, सिंगल है और सर्कुलर है, नेकेड है, सिंगल है और सर्कुलर है, दो तीन फीचर्स जो ऐड करवाए थे वो भी यहाँ लिख लेना। ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या बताया मैंने तुम्हें, न्यूक्लियोइड, और इसी का एक नाम और दे रखा है जीनोमिक डीएनए, इसको लिख लो न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट्स के डीएनए को जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियोइड कहते हैं। जीनोमिक क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम डिसाइड कर रहा है। अब अगर किसी बच्चे ने बायोटेक्नोलॉजी अभी तक पढ़ ली है, जो नीट देने वाला है उसने तो पढ़ी ली होगी, तो वहाँ पर तुमने प्लाज्मिड्स के बारे में बहुत पढ़ा है, तो प्लाज्मिड्स के बारे में भी यहाँ दे रखा है कि ये जो मेन जीनोमिक डीएनए है जो अभी हमने ड्रॉ किया था, इस मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा, इन एडिशन टू दिस जीनोमिक डीएनए, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में, सब में नहीं, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में एक और एडिशनल डीएनए होता है, वो भी बिल्कुल इसकी तरह है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, बट डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उसे ऐसे ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, तो ये जो एडिशनल डीएनए है, इस एडिशनल डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। और क्या फर्क है दोनों में, ये तो जेनेटिक मटेरियल है, ये जीनोमिक नहीं है कहलाएगा कभी भी। प्लाज्मिड को कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये कभी भी क्रोमोसोम का काम नहीं करेगा, यानी ये बैक्टीरिया के लिए कोई एसेंशियल नहीं है, ये बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज देगा। जिसमें भी ये प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड मतलब वही जीन्स, ये भी जीन्स हैं छोटे छोटे अलग अलग इसके ऊपर, तो ये जीन्स बैक्टीरिया को कुछ यूनिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, बट नॉट, ये कोई एसेंशियल नहीं है कि हर बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड हो, कुछ में ही होते हैं। ठीक है, और ये जैसे कि आपको पता है यूनिक कैरेक्टर्स में, अगर किसी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड है, अब इस प्लाज्मिड में भी डिपेंड करता है कि इसके पास कौन सा जीन है। अगर किसी प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो फिर उस बैक्टीरिया को पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से आप किल नहीं कर सकते, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा एंटीबायोटिक के लिए। बहुत अच्छे से बायोटेक में पढ़ रखा है, यहाँ मैं दोबारा कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, क्लियर है। और उसके अलावा क्या होता है, ये देखो लिख भी रखा है कि इन प्लाज्मिड्स को हम
बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए यूज़ करते हैं ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, जिससे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया में हमारा जीन गया है या नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। तो जब 11th में आपने फर्स्ट टाइम ये लाइन पढ़ी होगी आपको समझ नहीं आया होगा, बट अब जब आप रिवीजन कर रहे हैं, बायोटेक पढ़ चुके हैं, तो बहुत ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि यस, प्लाज्मिड इज यूज्ड टू मॉनिटर, टू चेक बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ठीक है, क्लियर। और क्या बता रखा है यहाँ पर आपको, वही कि प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। हाँ, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के पास कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, अभी आगे बता रही हूँ ये क्या है, एंड मीजोसोम्स भी होते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स आप बैक्टीरियल सेल में याद रखेंगे, एक तो राइबोसोम्स 70S टाइप के, एक मीजोसोम, बहुत मिलता जुलता नाम है, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर है, और एक इंक्लूजन बॉडीज। क्या है ये, अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल में बताऊं आपको, तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है बच्चों, ये मान लो मैं बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही हूँ, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना ऐसी इनफोल्डिंग्स होती हैं। इन इनफोल्डिंग्स के अंदर ही बहुत सारे तरह तरह के एंजाइम्स भरे रहते हैं, यहाँ से खाली नहीं है। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई, म्यूरिन्स की बनी हुई, सेल्यूलोज मत कर देना। और बैक्टीरिया में तो एक और लेयर होती है, तीसरी लेयर और होती है, जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, यानी बैक्टीरिया के पास 3 एनवेलप्स होते हैं। जो उसका बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। दीज 3 लेयर्स आर टाइटली बाउंड, यहाँ तो समझाने के लिए से दूर दूर बनानी पड़ी है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी सटी रहती हैं ये। ठीक है, तो ये जो मीजोसोम बना रही हूँ ना बच्चों मैं, इनमें एंजाइम्स भरे रहते हैं तरह तरह के, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। बहुत सारे फंक्शंस है, अभी मैं एनसीईआरटी में रिवाइज करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो मीजोसोम एक तरह से एंजाइम फिल्ड वेसिकल्स हैं, इनफोल्डिंग्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बहुत बार क्वेश्चन आता है। राइबोसोम आपको पता ही होगा क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर ट्रांसलेशन मेन कौन करता है, ध्यान है, mRNA बनकर आता है, फिर उस पर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और लार्ज सब यूनिट बाइंड होती है, तो उसी से तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का मेन फंक्शन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस, चाहे वो हमारे में हो रहा है चाहे प्रोकैरियोट में हो रहा है, दोनों में विच ऑर्गेनेल एक्ट एज प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स। ठीक है, क्लियर है। और तीसरी चीज क्या बताई, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं बच्चों, देखना कि बैक्टीरियल सेल्स में वैसे तो इनके पास चीज़ों को स्टोर करने की इनको कोई खास ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे में तो होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल होती है, वो अपने अंदर तरह तरह की चीज़ों को स्टोर करती है ना। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में ऐसे कोई वैक्यूल वगैरह नहीं होती, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो हैं ही नहीं। पर यस, अगर बैक्टीरियल सेल में किसी चीज़ को स्टोर करना है तो वो जो भी चीज़ है, उनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो एकदम पास पास आपस में चिपक जाएंगे एक दूसरे से, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, डेंस बॉडीज ऑफ ग्रेन्यूल्स। ये सारे ग्रेन्यूल एकदम इकट्ठे हो गए, और ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं बना रही मैं, जिससे तुम्हें ध्यान रहे, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज इंक्लूजन बॉडी, दिस इज इंक्लूजन बॉडी। तरह तरह की चीज़ों को स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं ये एक तरह के। ठीक है, एंड डू रिमेंबर दीज आर ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेनस, इनमें भी कोई, इसीलिए मैंने ऐसे ड्रॉ नहीं किया, फिर तो ये मेम्ब्रेनस हो जाते, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है ये मेम्ब्रेनस है, नहीं, ये हमेशा नॉन मेम्ब्रेनस है, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ और देख लो साथ साथ में यहीं पर, कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात अगर हम कर रहे हैं तो राइबोसोम फ्री भी होते हैं, और मैंने आपको कहा ना इनको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो बहुत बार जब हम माइक्रोस्कोप से बैक्टीरियल सेल्स को देखते हैं तो देखना हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक लंबा सा स्ट्रैंड दिखता है और उस स्ट्रैंड पर चिपके हुए बहुत सारे राइबोसोम्स दिखते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बैक्टीरियल सेल में तो इसको कहते हैं बच्चों पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम मतलब एक mRNA पर मेनी राइबोसोम, 1 mRNA, एक mRNA पर मेनी राइबोसोम। उल्टा मत कर देना, एक राइबोसोम से मेनी mRNA थोड़ा चिपकाए मैंने, एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम्स लगा दिए हैं। सो दिस इज पॉलीराइबोसोम, नाम से ही पता चल रहा है मेनी कौन है, राइबोसोम्स है। ठीक है, तो एक बैक्टीरियल सेल्स में आपको डीएनए दिखेगा, जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिड दिख सकता है, और उसके अलावा 70S राइबोसोम दिखेंगे, पॉलीसोम दिखेगा, इंक्लूजन बॉडीज दिखेंगी, और मीजोसोम्स, इनफोल्डिंग्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हैं वो दिखेंगी। डन, समझ में आ गया।
एंड ये तो सारा मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट नहीं बता रही, पूरा डायग्राम से रिवाइज करा दिया मैंने तुमको, तुम खुद यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें, बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात, अच्छा रुको, सबसे पहले बाहर वाली कवरिंग पर आते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें बच्चों, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना बैक्टीरिया में, ये ग्लाइकोकैलिक्स भी दो तरह से होता है। कुछ बैक्टीरिया में तो ग्लाइकोकैलिक्स के जो मॉलिक्यूल हैं बहुत पास एकदम चिपक के एक डेंस लेयर बनाते हैं, तब तो इसको कहते हैं टफ कैप्सूल। क्या कहते हैं? तब तो इसको कहते हैं टफ कैप्सूल। कहाँ गया? ये रहा, यहाँ दे रखा है कि बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड थिकनेस, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड थिकनेस ग्लाइकोकैलिक डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? इट कुड बी अ लूज शीथ और अ थिक एंड टफ लेयर। अगर थिक एंड टफ है तो उसे कहेंगे कैप्सूल, कैप्सूल अक्सर टफ लेयर होती है, ठीक है। और अगर ये लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो लेयर बनेगी वो कहलाएगी स्लाइम लेयर। स्लाइम जैसे झाग होते हैं, मतलब सॉफ्ट इन द सेंस, ठीक है, लूज, तो वो स्लाइम लेयर है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स की ही दो फॉर्म्स हैं, ये कोई अलग से लेयर्स नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, हाँ। और सेल, ये हो गई बात ग्लाइकोकैलिक्स की। देन सेल वॉल, सबको एकदम रट के रखना है अच्छे से कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, यहाँ दोबारा लिख लो, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है या म्यूरिन्स की बनी होती है। सेकेंड चैप्टर में भी बताया था मैंने तुमको, ठीक है। एंड क्या करती है ये सेल वॉल? एक और पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल? सेल मेम्ब्रेन हमेशा एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जबकि बोलते ना फ्लूइडिटी होती है इसमें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जबकि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड। तो किसी भी सेल में अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, यानी उसका शेप फिक्स कर देगी। अब वो सेल का शेप, जैसे अमीबा में सेल वॉल नहीं होती तो आप कहते हो अमीबा इरेगुलर सा होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल होती है तो प्लांट सेल का शेप फिक्स है, या तो ओवल होगा या स्फेरिकल होगा या लंबी होंगी, बट वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं कर सकती अपनी शेप बिकॉज ऑफ रिजिड सेल वॉल, ठीक है। वन मोर पॉइंट, सेल वॉल को, किसी भी सेल में अगर सेल वॉल है तो इसको एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर माना गया है बच्चों। वैसे हम पूरी सेल को लिविंग कहते हैं, सेल की हर चीज लिविंग है, इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन को लिविंग कह रहे हो आप क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि किस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है, किन को बाहर आना है, एक लिविंग प्रॉपर्टी है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। लेकिन सेल वॉल के पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ये मानते हैं कि भाई सेल वॉल जस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसका सेल के लिविंग स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है, सो इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल भी कह देते हो आप, और ये लगभग फ्रीली परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, बाकी जो इसका साइज है, जो बीच बीच में इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, उनसे बड़े मॉलिक्यूल्स को तो ये भी अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सेल में अगर सेल वॉल आ जाए तो ध्यान रखना, सेल वॉल क्या करती है, उस सेल को बर्स्ट और कोलैप्स होने से बचाती है। ना तो सेल बर्स्ट होगी क्योंकि एक लिमिट के बाद सेल वॉल उसको बर्स्ट नहीं होने देगी, ना सेल को श्रिंक होने देगी। तो जहाँ पर भी सेल वॉल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, क्लियर। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको भी हाईलाइट करो बच्चों, कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, मैं इसकी बात कर रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, अभी तुम देखना PYQs में, कि ये एक अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में एग्जैक्टली सेम है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सबके ऑर्गेनेल्स अलग अलग टाइप के हैं, न्यू जेनेटिक मटीरियल अलग अलग है, बट विच स्ट्रक्चर इज कॉमन between prokaryote and eukaryote? Do remember प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, वैसा ही स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है, डन, समझ में आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिए, ये मीजोजोम के पॉइंट्स हैं, ठीक है, मीजोजोम। चलो रुको, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर हम इन पॉइंट्स पर आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन आया, इंक्लूजन बॉडीज पे पूछा है तुमसे, इनकरेक्ट बताना है तुमको, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर याद रखते तो आप गड़बड़ कर देते फिर, ठीक। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जब कोई फूड पार्टिकल्स को इंजेशन करते हैं तो फूड वैक्यूल बनती है बच्चों, दैट इज नॉट इंक्लूजन बॉडी। तो ये मुझे गलत लग रहा है, इस पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ, क्योंकि ये फंक्शन फूड वैक्यूल का है, जैसे अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होती है ना फूड वैक्यूल, तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं।
दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये सभी हमने देखा फ्रीली पड़ी हुई हैं साइटोप्लाज्म में। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग बताना है, चलो बताओ। बैक्टीरियल सेल वॉल देखो आ गया, इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बिल्कुल ठीक है, ओके। पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अब ये आया है तो इसके बारे में बता देती हूँ। ये देखो मीजोजोम पे आती हूँ अभी। अगर हम, ये तो मैंने तुम्हें अभी जो बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करके बताई थी, इसमें मैंने तुम्हें सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स बताए थे। बैक्टीरियल सेल्स पर कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिनमें 3 चीज़ें आती हैं। जो बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, उनमें 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें आती हैं, एक तो होता है फ्लैजिला, एक होता है पिलाए या पिली जो भी तुम बोलते हो, और एक होता है फिम्बरी। ठीक है, फ्लैजिला, पिली एंड फिम्बरी। क्या फ़र्क है, फ्लैजिला के बारे में तो सब जानते ही हो, है ना, ऐसे बेसल बॉडी, हुक और फिर फिलामेंट होता है लंबा सा। तो फ्लैजिला कहीं भी पढ़ लो तुम, यूकैरियोट्स में भी पढ़ते हो, बैक्टीरिया में भी पढ़ते हो। इट हेल्प इन मोटिलिटी। अगर किसी सेल पे फ्लैजिला लगी है तो वो विप लाइक जैसे चाबुक की तरह मूवमेंट करके सेल को आगे बढ़ने में मदद करेगी, मूवमेंट में मदद करेगी। ठीक है, तो फ्लैजिला तो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। पिली एंड फिम्बरी जो हैं ये क्या करते हैं, अगर ये एक बैक्टीरियल सेल बनाऊं मैं, तो पिली जनरली बच्चों इस तरह के होते हैं, ऐसे हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हॉलो क्यों बोला मैंने, क्योंकि इन ट्यूब्यूल्स की हेल्प से 2 बैक्टीरियल सेल्स आपस में कनेक्ट होती है। अगर किसी को याद हो थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था बैक्टीरिया पढ़ाते वक्त 2nd चैप्टर में, कि वैसे तो बैक्टीरिया में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, बट कई बार जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए 2 बैक्टीरियल सेल्स आपस में पिलाई के थ्रू जुड़ जाती हैं और उस पिलाई के थ्रू अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करके एक सेल से दूसरे सेल में भेजा जा सकता है। प्लाज्मिड्स को भी भेजा जा सकता है, जो भी इन्हें ट्रांसफर करना है। तो पिलाए किसमें हेल्प कर रहा है, 2 बैक्टीरियल सेल्स को कनेक्ट करके उनमें कॉन्जुगेशन, इसको कॉन्जुगेट करना, कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, तो पिलाए को आप याद रखेंगे इलोंगेटेड है, ट्यूब्यूल यानी हॉलो स्ट्रक्चर है, तभी तो उसमें से उधर चीज जाएगी, और प्रोटीन की बनी है यानी पिलीन प्रोटीन की बनी है। नाउ व्हाट इज फिम्बरी, फिम्बरी बच्चों स्मॉल, इस तरह से हमेशा बनाना फिम्बरी को, छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिसल लाइक जैसे ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया को पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ना है ना, रॉक से जुड़ना है, होस्ट टिश्यू इंटेस्टाइन से जुड़ना है, किसी भी सबस्ट्रेटम यानी आधार से जुड़ना है, तो फिम्बरी हेल्प इन अटैचमेंट, क्योंकि स्मॉल हैं, ब्रिसल लाइक हैं, सॉलिड हैं, तो अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दीज आर 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, पिली, फिम्बरी, फिम्बरी फिम्बरिन प्रोटीन के, पिलाए पिलिन प्रोटीन के, और दिस इज फ्लैजिला, फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे स्टेटमेंट लिखा था कि ये दोनों मोटिलिटी के लिए हैं, नहीं, मोटिलिटी के लिए ये है, ये दोनों अलग फंक्शंस के लिए हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक पॉइंट और बता देती हूँ मैं तुम्हें कि ये जो फ्लैजिला है ना बच्चों, इसी चैप्टर में एंड में तुम सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, 9+2 का अरेंजमेंट, वो यूकैरियोट्स की फ्लैजिला पढ़ते हो तुम। अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल बनाऊं तो यूकैरियोटिक सेल के पास भी वही बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होगा, लेकिन इस फ्लैजिला में जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है ना, इसका जब हम सेक्शन लेंगे तो ये अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी है, रिफिल लाइक स्ट्रक्चर जो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ 9+2 का अरेंजमेंट, वो मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेक्शन लोगे तो कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। यहाँ पर क्या कहा मैंने तुम्हें, दे हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, बहुत स्पेसिफिक सा अरेंजमेंट है यहाँ पर। ठीक है, इवन यहाँ पर एक कवरिंग भी है, देखो पूरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, ये मेम्ब्रेनस है, 9+2 का स्ट्रक्चर है और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है उसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती बच्चों, दे सिंपली मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फ्लैजिला। काम दोनों में मोटिलिटी का करते हैं, बट फर्क क्या है, यहाँ तो फ्लैजिला का एक आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनती हैं ये, बट प्रोकैरियोट में कभी भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते बच्चों, प्रोकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, दे आर सिंपली मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, पिलाई फिम्बरी तो यहाँ होते ही नहीं है, वो तो सिर्फ बैक्टीरिया के ही पास है।
डन। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, जो 3 पार्ट होते हैं किसी भी फ्लैजिला के, उनमें फिलामेंट सबसे लंबा होता है। डन है क्या? आगे बढ़े हम। ये मैंने वैसे पढ़ाते वो बताया था, फिर भी मुझे दिख गया तो मेंशन कर देती हूँ। ये है ना, इस लाइन में एनसीईआरटी में थोड़ा डाउट है बच्चों। एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा है कि जो फ्लैजिला है वो फिलामेंटस एक्सटेंशन है फ्रॉम देयर सेल वॉल, जबकि ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जो ये फ्लैजिला है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं होती, बल्कि सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे अंदर वाली लेयर, वहीं से फ्लैजिला शुरू हो जाती है। सो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्टैंडर्ड बुक्स में यही लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी में सेल वॉल क्यों लिखा हुआ है, ये कोई मिस्टेक है, कब करेक्ट होगा आई डोंट नो, ठीक है, बट मैंने तुम्हें बुक्स में बता दिया है। और लास्ट ईयर के अगर हम देखें एनटीए का रिकॉर्ड, तो वो एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि जो सही है उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपको वही टिक करके आना है अगर क्वेश्चन आता है तो, जो सही है, ठीक। राइबोसोम के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया, 70S टाइप के होते हैं। इनकी 2 सब यूनिट्स 30 और 50, बहुत अच्छे से याद कर रखा है हमने कि अगर हम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में देखें तो आपको गिनती याद रखनी है बस, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, और ये बाइंड फॉर्म में राइबोसोम है। 30, 40, 50, 60, 60, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स की स्मॉलर यूनिट 30, लार्जर 70, और बाइंड फॉर्म में सॉरी लार्जर 50, बाइंड में 70। यहाँ कोई एडिशन नहीं करना, 30 + 50 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यूकैरियोट में 40, 60 और 80, ठीक है, क्लियर। ये भी मुझे नहीं लगता तुमसे पूछेंगे। ये फिर साइज दिया है, डायमीटर 15 nm by 20 nm, ठीक है। और पॉलीसोम मैंने तुम्हें बता ही दिया, सिंगल mRNA, बहुत सारे राइबोसोम्स, एंड फंक्शन हो गया इनका ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। डन। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब है रिजर्व मटेरियल्स। एंड क्या क्या होता है इंक्लूजन बॉडीज में? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, जस्ट टर्म्स याद कर लेनी है। और यस, एक और इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज गैस वैक्यूल। यू नो, कुछ बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होती हैं, ठीक है। किसमें? कुछ में किसमें? जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं जैसे बीजीए, वो पानी में रहते हैं। अगर वो पानी में नीचे चले जाएंगे तो उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी, तो उनका सरफेस पे बना रहना जरूरी है। इसके लिए उनकी सेल में बायंसी होनी चाहिए। बायंसी कैसे मिलेगी? बायंसी मिलेगी इन गैस वैक्यूल से। तो अगर सेल के अंदर गैस वैक्यूल्स हैं, ये गैस नाम इनका वैक्यूल है, बट ये जस्ट गैस के बबल्स हैं बच्चों, तो ये भी नॉन मेम्ब्रेनस में ही आएंगे, आप इसको मेम्ब्रेनस मत कर देना, ठीक है। तो बायंसी प्रोवाइड करने के लिए जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, चाहे वो पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, दोनों में फर्क याद है? ब्लू ग्रीन एल्गी को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे प्लांट्स करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट में। लेकिन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनका पूरा नाम है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये ऐसी कैटेगरी है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनऑक्सीजेनिक का मतलब ये सल्फर को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ना कि ऑक्सीजन को। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था बहुत अच्छे से डिटेल में, कार्ल वॉन जो थे ना, क्या नाम था बच्चों उनका, वॉन नील, हाँ वॉन नील, उन्होंने बताया था इनके बारे में कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं बना रहे थे, वो ये है। बट हैं तो दोनों फोटोसिंथेटिक, तो दोनों में ही गैस वैक्यूल्स होंगी, ठीक है। पर्पस मैंने तुम्हें बता दिया। ये हो गया आपका प्रोकैरियोट्स। रिवाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ सेल्स, नहीं, गलत। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते। अब मान लो हमें नहीं पता, हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ा है, बट हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उनमें फ्लैजिला है या नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क रख दें, आगे बढ़ें। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल-लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डेफिनेटली पता है हमको, सही है, ठीक है। अभी इसके लिए हमें कंफर्म है कि ये रॉन्ग है, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो इसका मतलब ये सही है, यानी कि जनरली साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते। फ्लैजिला जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरियाज में होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अरे एक साइनोबैक्टीरिया से बच्चों मुझे एक पॉइंट और याद आया, यहाँ पे दे रखा है ये मीजोजोम्स के साथ, कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, ये रहे, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी सेल मेम्ब्रेन में मीजोजोम्स तो होते ही हैं, बट मीजोजोम के अलावा एक और स्ट्रक्चर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको मीजोजोम ही बना रही है मैम, बट ये मीजोजोम नहीं है, ये भी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, और इनमें ना ग्रीन पिगमेंट्स भरे हुए हैं बच्चों। इन्हीं की वजह से साइनोबैक्टीरिया ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना हम इनको, और यही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमा, यानी कलर, क्रोमैटोफोर्स, कलर प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर। तो जो बैक्टीरिया ग्रीन हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इनमें
प्लांट्स की तरह क्लोरोप्लास्ट नहीं है। देखो क्लोरोप्लास्ट तो एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, फिर उसके अंदर थाइलेकॉइड भी होगा, स्ट्रोमा भी होगा, वो सब नहीं है। तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं? ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं अपने इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स से जिनका नाम है क्रोमैटोफोर्स। कई बार क्रोमैटोफोर्स नहीं मिलता ऑप्शन में, थाइलेकॉइड्स मिल जाता है, तो इनका नाम आप थाइलेकॉइड्स भी लिख लो। ये सिंपली इनको थाइलेकॉइड्स कह देते हैं। जैसे ग्रेना के एक सिक्के को थाइलेकॉइड कहते हैं ना हम वहाँ पर क्लोरोप्लाज्म में, वैसे इसको अकेले को एक थाइलेकॉइड कह दिया। ठीक है, क्लियर? तो ये भी आप ध्यान रखना, इनमें पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर मीजोजोम के भी फंक्शन है। अगर हम मीजोजोम की बात करें जो कि सभी बैक्टीरियल सेल्स में होते हैं, ये तो सिर्फ फोटोसिंथेटिक में है, मीजोजोम सब में है। तो मीजोजोम के भी फंक्शन रिवाइज कर लो चलो एक बार। एक तो यहाँ प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ लिख देती हूँ, जो सेल वॉल बनती है चारों तरफ वो बनाते हैं मीजोजोम। सिक्रीशन कर रहे हैं तरह तरह के सब्सटेंसेस की, अब उनसे तुम कुछ भी बनवा लो। ठीक है, सेल वॉल बना देंगे। बैक्टीरिया में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सोचो डीएनए कहाँ है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, मीजोजोम यहाँ बैठे हैं, बट वहाँ से एंजाइम्स आ रहे हैं और डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। नॉट ओनली रेप्लिकेशन, बल्कि फिर उस डीएनए को दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। तीसरा रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बहुत आता था ये क्वेश्चन कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का विच इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे में एटीपी कौन बनवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस होता है वहाँ। तो ये काम बैक्टीरिया में कौन कर रहा है? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैम बैक्टीरिया में एटीपी कहाँ से बनती है, बैक्टीरिया का पावर हाउस कहाँ है? उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। बैक्टीरिया सेल है तो उसे भी तो जिंदा रहने के लिए एटीपी बनानी है ना बच्चों। तो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सब मीजोजोम में प्रेजेंट एंजाइम्स करवाते हैं। ठीक है, क्लियर? तरह तरह के सिक्रीशंस करते हैं और बट ऑब्वियस इनके प्रेजेंस की वजह से सेल का सरफेस एरिया बढ़ गया है और कई तरह के एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड टू वर्ड तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों, है ना। पहले हमने लाइन टू लाइन में पढ़ा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज में पढ़ा और अब तीसरी बार तुम यहाँ रिवाइज कर रहे हो मेरे साथ, तो अब पक्की हो जानी चाहिए तुम्हारी ये चीज़ें। 2015 में क्या पूछा? विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। मीजोजोम तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, बट ऑब्वियस ऑप्शन 3। अगेन 2015 में पूछा गया है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और द होस्ट टिश्यू। अभी पढ़ा हम लोगों ने कौन सा स्ट्रक्चर है, ये रहा फिब्री, है ना। ऐसे होल्ड फास्ट मत कर देना, होल्ड करने में हेल्प कर रहा है तो तुम लॉजिक लगा जाओ। कहाँ पढ़ा था ये होल्ड फास्ट? किसी को ब्राउन एल्गी याद है प्लांट किंगडम में? तो ब्राउन एल्गी में हमने कहा था जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है जो होल्ड करने में हेल्प कर रहा है, होल्ड फास्ट, फिर स्टाइप और फिर फ्रॉन्ड। भूल गए? उठाओ एल्गी, देखो, रिवाइज करो। ठीक है, क्लियर? ये सब पढ़ चुके हैं हम। देन अगेन 2015 का एक और क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट। इनमें से कौन इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल नहीं है? ग्लाइकोजन है, ये है, तो बचा पॉलीसोम, ऑप्शन 2। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा। तुम देख रहे हो ना क्वेश्चंस कितने सिंपल आते हैं। अगर तुमने अच्छे से सेल पढ़ा हुआ है तो तुम्हारा इसका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि 12 से 13 14 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट से आते हैं, वो सारे सही करके आओगे तुम बच्चों, अगर तुमने अच्छे से इस पूरी यूनिट को पढ़ रखा है। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ देखो आ गया ना, 2014 में आया हुआ है। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? मीजोजोम, क्योंकि मीजोजोम्स में क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं वो बैक्टीरिया के मीजोजोम्स में हैं। ठीक है, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, मोटिलिटी किसकी वजह से है? फ्लैजिला की वजह से। पिलाई और फिम्बरी के दूसरे काम है। सीलिया बैक्टीरिया में कभी भी नहीं होते, सीलिया यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। ठीक है, 2013 कर्नाटका में पूछा गया वाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरिया। कैप्सूल जो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल है वो क्या ऐसा करता है बैक्टीरिया में? देखें, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है सूखा, कि अगर चारों तरफ सूखा है तो उससे बचने में हेल्प करता है क्या? मान लो तुम्हें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इट प्रोवाइड लोकोमोशन, नहीं, वो फ्लैजिला करता है। इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे आउट ऑफ कोर्स है, यूं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक बार इसको कंप्लीट कर लें। इट अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, नहीं, ये काम तो फिम्बरी का है। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन है। ठीक, अब तुमने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है बच्चों, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आउट ऑफ कोर्स कह सकते हो आप इसको, बट एक्चुअली ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, दिया है क्या तुम्हारी बुक में?
इसके कुछ फंक्शन दिए हैं क्या? नहीं। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स बहुत सारे अलग अलग काम करता है। इस ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से एक तो बैक्टीरिया में एंटीजेनिसिटी आती है, पैथोजेनिसिटी आती है। पैथोजेनिसिटी यानी अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है, एडिशनल लेयर है कैप्सूल की फॉर्म में, जरूरी नहीं ना कैप्सूल हो, स्लाइम लेयर भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा पैथोजेनिक हो जाता है। एक एडिशनल कवरिंग आ गई तो वो ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पाता है। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट मिल जाता है। एक, कई बार ये क्या करता है ग्लाइकोकैलिक्स, बैक्टीरिया के एंटीजेंस को छुपा लेता है। तो बैक्टीरिया के एंटीजेंस अगर छुप जाएंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर दे रखा है, इट हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। तो जब वो बैक्टीरिया होस्ट में घुसता है उस पर अटैक करने के लिए, तो कई बार होस्ट का इम्यून सिस्टम पहचान ही नहीं पाता ऐसे बैक्टीरिया को जिनमें कैप्सूल्स प्रेजेंट हैं। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि ये एडिशनली बहुत सारे काम करता है। मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल दिए कि एक तो बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है, दूसरा बैक्टीरिया के एंटीजेंस को छुपा लेता है जिससे कि बैक्टीरिया होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच जाए, जब जरूरत पड़ेगी तभी उनको एक्सपोज करेगा। ठीक है, और बट ऑब्वियस एडिशनल प्रोटेक्शन तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर दे ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर होगा। डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करना इसका इतना मेन फंक्शन नहीं है। ठीक है, डेसिकेशन वगैरह तो ठीक है, जो भी है वो बैक्टीरिया में अलग अलग चीज़ों से होता है। ये एनसीईआरटी में सेल वॉल में दे रखा है क्या ये फंक्शन? मुझे क्यों ऐसा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि सेल वॉल में ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा, वो शायद यूकैरियोटिक सेल वॉल में लिखा है बच्चों। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ क्या, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ये लाइन कहीं तो पढ़ी है हमने। यूकैरियोटिक में सेल वॉल क्या करती है, बैरियर, मैकेनिकल डैमेज, अच्छा मैकेनिकल डैमेज है वो तो, ठीक है ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। ठीक, डन, आगे बढ़ें। ये तुम लिख सकते हो चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में, वैसे मुझे नहीं लगता रिपीट होगा ये। नाउ द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, इनमें से किसके लिए यूज होता है ग्लाइकोकैलिक्स? अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्या ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में थी? नहीं, सेल वॉल के बाहर थी। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड टू पजेस, ओहो, ये तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो गया अगेन। ठीक है, इसका मतलब जो नीट का कर्नाटका वाला वर्जन था, पेपर था, उसमें बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। मैं तुम्हें पहले भी रीजन बता चुकी हूँ कि कर्नाटका बोर्ड में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा हायर लेवल पर होता है 11th-12th का, तो इसलिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही थे। तुम मत चिंता करो कहीं कर्नाटका बोर्ड की बुक्स उठा के पढ़ने लग जाओ कहीं से, अब नहीं पूछते इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, वो 2013 में कर्नाटका में अलग से पेपर हुआ था। इस पर बताती हूँ अभी। A layer surrounding the cell wall of bacteria, ग्लाइकोकैलिक्स के लिए कह रहा है a layer surrounding the cell wall of bacteria, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा था, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड टू पजेस एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स। नहीं बच्चों, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये नाग और नाम है, अगर एन ग्लाइकोसाइलेटेड है तो ये वैसे पेप्टाइडोग्लाइकन्स हो सकते हैं। ठीक है, मुझे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्या दे रखा है इन्होंने, ग्लाइको इंजीनियर टू एन ग्लाइकोसाइलेटेड, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, डन है, आगे बढ़ें। चलो, तो यहाँ पर तुम्हारे प्रोकैरियोट्स के क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म। एक पॉइंट मुझे दिख रहा था कि यार ये रह गया बताने से, ये और बता दूं, हाँ, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इस पर भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, 2010 से पहले बहुत आते थे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जो हम सेल वॉल कह रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। ठीक है, यहाँ नहीं दे रखा, लिख लेना तुम, म्यूरिन्स या पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। बट इसके अलावा बैक्टीरियल सेल वॉल में म्यूरिन्स के अलावा कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं बच्चों, कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, समझ लो तुम, बहुत सारी अलग अलग। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक था वो, अच्छा है हट गया तुम्हारे कोर्स से। बस कोई छोटी सी चीज़ दे रखी है कि जब हम बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए स्टेन करते हैं, तो उसमें जो सबसे कॉमन मेथड है वो है ग्राम स्टेन प्रोसेस, जो ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। एक स्टेनिंग प्रोसेस है, मैंने थोड़ा सा डिटेल बता रखी है उसकी लेक्चर में, यहाँ पर नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसका समरी बता रही हूँ। तो इन्होंने जब स्टेन किया ना बैक्टीरियल सेल्स को, तो सबसे पहले इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को यूज़ किया और उन्होंने देखा कि सारे बैक्टीरिया वॉयलेट कलर के हो गए। ठीक है भाई, उस क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से, पर कुछ आया होगा उनके दिमाग में, तो उन्होंने इस क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के बाद बैक्टीरियाज को वॉश किया, अल्कोहल वगैरह से उनकी सेल वॉल को वॉश किया। तो क्या हुआ, मतलब पूरे बैक्टीरियल सेल्स को ही, सॉरी, तो वॉश करने पर कुछ बैक्टीरिया ने तो इस कलर को रिटेन कर लिया और कुछ सेल्स से ये कलर वॉश ऑफ हो गया। जिन्होंने रिटेन कर लिया वो तो वॉयलेट कलर के ही रहेंगे, उनको उन्होंने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनसे ये कलर वॉश ऑफ हो गया वो दिख नहीं रहे बैक्टीरिया,
उनको स्टेन करने के लिए फिर उन्होंने काउंटर स्टेन यूज किया सेफ्रेनिन जो आप लैब में भी यूज करते हो, एंड इट गिव पिंक कलर टू द बैक्टीरिया। तो इनको उन्होंने नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, जो वॉयलेट कलर को रिटेन करें वो ग्राम पॉजिटिव, जो रिटेन ना करें फिर उनको स्टडी करने के लिए सैफ्रेनिन यूज करना पड़े और वो पिंक हो जाएं, वो ग्राम नेगेटिव। और ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस बैक्टीरिया के सेल एनवेलप की वजह से आया। सेल एनवेलप में भी मेनली जो सेल वॉल है उसकी वजह से आया। उन्होंने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरिया थे जो वॉयलेट कलर को रिटेन कर रहे थे, इनमें सेल वॉल में म्यूरिन्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। 80% म्यूरिन्स या पेप्टाइडोग्लाइकन्स थे, और म्यूरिन्स क्या करता है, वॉयलेट कलर को अंदर जाने देता है, परमिएबल है क्रिस्टल वॉयलेट के लिए। तो अंदर तक चला गया, बैक्टीरिया वॉयलेट हो गए, जब आपने वॉश ऑफ किया तो वो धुला नहीं। लेकिन दूसरे टाइप के बैक्टीरिया ऐसे थे जिनकी सेल वॉल में म्यूरिन का परसेंटेज कम था और लाइपोप्रोटीन्स का परसेंटेज ज़्यादा था। तो लाइपोप्रोटीन्स ने क्या किया, वॉयलेट कलर को अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ बाहर बाहर रह गया, और जब वॉश किया तो वो धुल गया। तो फिर उन्हें सेफ्रेनिन यूज करना पड़ा, क्योंकि सेफ्रेनिन इज लिपिड परमिएबल। तो लिपिड से सेफ्रेनिन अंदर चला गया और उसने उनको पिंक कलर दे दिया। ठीक है, तो जस्ट ये जो मेथड है ये मैं ये बताता है कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। जिनमें म्यूरिन्स ज़्यादा हैं वो ग्राम पॉजिटिव, जिनमें म्यूरिन्स कम हैं वो ग्राम नेगेटिव। बस इतना सा याद रख लो। तुम ज़्यादा पता करना है तो जाके मेरा लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में अवेलेबल है। ठीक है, डन। आई थिंक सब कुछ ही बता दिया मैंने तुम्हें, कुछ भी नहीं रहा। प्रोकैरियोट का पूरा रिवीजन हमने यहाँ पे कर लिया है। लास्ट 15 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, अभी तो हमारे कम ही क्वेश्चंस हुए हैं बच्चों। लेट मी चेक टाइम कितना बचा है हमारे पास। थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें क्या इसको, थोड़ा सा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक और ले लेते हैं, अभी है थोड़ा सा टाइम हमारे पास। ठीक है, फिर हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल भी हम स्टार्ट तो कर देते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं। हाँ बच्चों, तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या क्वेश्चन है देखना। सबसे पहले अच्छा हाँ देखो, अब 2024 के क्वेश्चन हमें यहाँ से मिले हैं। इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है ना प्रोकैरियोटिक सेल के बाद, जिस पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो है यूकैरियोटिक सेल, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आप पूरा सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं, फिर हर एक ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर दे रखा है, फिर लास्ट में न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स के बारे में बता रखा है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, अगर आप इसमें से देखेंगे बच्चों, तो 2024 में, अकेले 2024 में इस टॉपिक से 1, 2, 3 एंड 4 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो है ना, इसमें सब आ गया जो भी यूकैरियोटिक सेल का है। तो एक बार हम देखते हैं पहले ये क्वेश्चंस क्या हैं, फिर हम इस टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ऑर्गेनेल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल पर हमको ना एक एग्रीगेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको टॉपिक के क्वेश्चन कराती जाऊँ, क्योंकि ये मिले जुले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से। जैसे देखो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, 4 ऑर्गेनेल्स अलग अलग आपको दिए और आपको उनके फंक्शंस बताने हैं। तो अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस, वो क्या करता है आपको पता है क्या? ध्यान रखना कि अगर हम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो आरएनए से रिलेटेड है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए पता है ना आपको। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के। देखो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बट राइबोसोम खुद भी प्रोटीन का बना होता है। नॉट ओनली प्रोटीन बट ऑल्सो आरएनए। जब आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ। देखो आपकी बुक में राइबोसोम का पहले पुराने एडिशन में फोटो नहीं था, बट लेटर ऑन राइबोसोम का भी फोटोग्राफ ऐड हुआ, ये रहा, है ना। वैसे राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है तो उनको एकदम डॉट की तरह बनाते हैं, बट समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उनको स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक, तो अगर आप राइबोसोम को देखेंगे बच्चों, तो राइबोसोम्स में ना ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक तो प्रोटीन्स का बना है, प्लस इसमें आरएनए भी है। इसमें ऐसे अलग अलग टाइप के आरएनए भी हैं, तब राइबोसोम बनता है। तो ये जो वैसे आरएनए सिंथेसिस कौन करता है? डीएनए। जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो आरएनए बनाना किसका काम है? डीएनए का। एमआरएनए बनता है, टीआरएनए बनता है। बट डू रिमेंबर, जो आरआरएनए है ना, ये जो आरआरएनए है, यहाँ पर लिखा भी होगा, ये रहा कि जो राइबोसोम है दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये कौन से आरएनए की बात हो रही है? आरआरएनए की बात हो रही है। ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, लेट मी चेंज द कलर। ये किसकी बात हो रही है? ये आरआरएनए की बात हो रही है। तो आरआरएनए एंड प्रोटीन्स, इनमें से जो आरआरएनए है वो किससे बना है? इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस। डू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिया है एनसीईआरटी में एकदम लास्ट में। जब आप न्यूक्लियस वाले टॉपिक पे जाओगे, वहाँ पे न्यूक्लियोलस का फंक्शन दे रखा है।
बट डू रिमेंबर न्यूक्लियोलस rRNA को बनाता है। एक्चुअली ये जो पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, यूकैरियोटिक सेल की बात चल रही है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिया है मैंने एकदम शॉर्ट में। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ना बच्चों, ये कुछ अलग नहीं होता, ये न्यूक्लियोलस भी बेसिकली DNA का ही एक पार्ट होता है, बस ये मेन DNA से थोड़ा अलग पड़ा रहता है, एक मतलब एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो आपका जो mRNA और tRNA है, mRNA और tRNA है, उसको तो ये मेन DNA ही बनाता है, लेकिन जो rRNA वाला पार्ट है ना वो न्यूक्लियोलस बनाता है। ये बात प्लीज़ याद रखना, कोरिलेट करके रखना, क्योंकि अक्सर हमें एग्जाम में याद नहीं आते ऐसे पॉइंट्स, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस ना सिर्फ rRNA को बनाता है, बल्कि क्या करता है, सुनना, कि कुछ प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्म में बने, प्रोटीन सिंथेसिस तो हमेशा बाहर ही होगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही होगा, ये प्रोटीन्स अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर ये प्रोटीन्स को rRNA से असेंबल भी करता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, जो प्रोटीन्स अंदर गए और खुद उसने rRNA बनाया, दोनों को असेंबल कर दिया और दोनों को असेंबल करके क्या बना दिए, राइबोसोम्स। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इनडायरेक्टली राइबोसोम्स को बनाता है, बट उसने rRNA को बनाया, बाहर से प्रोटीन उठाए और दोनों को असेंबल करके राइबोसोम्स बनाए। अब इन राइबोसोम्स को न्यूक्लियस में तो रखना नहीं है, फिर इन राइबोसोम्स को वापस से बाहर भेज दिया कि जाओ अपना काम करो, अब तरह तरह की प्रोटीन्स बनाओ, ठीक है। तो आपकी बुक में लिखा है कि न्यूक्लियोलस इज एक्टिवली इन्वॉल्व, मतलब न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन सेल्स इन्वॉल्विंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती है ना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनती रहती है जिन सेल्स में, उनमें आपको बड़ा न्यूक्लियोलस दिखेगा, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस दिखेगा। इवन कुछ सेल्स में मोर देन वन न्यूक्लियोलस भी दिख सकते हैं, हो सकता है न्यूक्लियोलस एक से ज़्यादा भी दिख जाए। कहाँ, जहाँ पर एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस होगा। रीज़न समझ गए ना आप क्यों? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम? न्यूक्लियोलस rRNA को बनाकर प्रोटीन से असेंबल करके राइबोसोम्स को बनाता है, ठीक है। तो मैं इनमें से क्या चूज करूं बच्चों, न्यूक्लियोलस को इससे कर दें क्या हम, साइट फॉर एक्टिव rRNA सिंथेसिस, राइबोसोमल RNA को बनाता है। सेंट्रियोल क्या है भाई, सेंट्रियोल में कार्टविल स्ट्रक्चर रिवाइज कराऊंगी आगे। ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड सबको पता है, प्लास्टिड्स में क्रोमोप्लास्ट जो कलर्स प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, और ल्यूको वर्ड आता है बायो में कलरलेस के लिए। तो इनमें कोई कलर तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, फॉर स्टोरिंग द न्यूट्रिएंट। जैसे आपको ध्यान हो, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन स्टार्च वगैरह को स्टोर करने के लिए। एंड गोल्जी एपरेटस, यही बचा, वैसे ही बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखना। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में भी होते हैं, तो और भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को कौन बनाता है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो मैच कर लो ए को थर्ड से, ये रहा दो ऑप्शन में दिया है, सो बी सेकेंड, सो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। द DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, द DNA, अच्छा गुड क्वेश्चन, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, ये क्या है, देखो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना बच्चों कि अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में ये तो 80S राइबोसोम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, दो स्ट्रक्चर सब बच्चे याद रखेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों बच्चों, आप जब इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो ना डिटेल में, तो आपको ऐसा लगेगा मैम ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल की तरह लग रहे हैं हमको। क्यों? क्योंकि आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता है, देखना, खुद का मैट्रिक्स होता है, जैसे किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इसके पास खुद के राइबोसोम भी होते हैं, जो 70S टाइप के राइबोसोम हैं। अब तुम्हें आश्चर्य होगा ये जानकर, जिनको पता है उनको तो नहीं होगा, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA भी होता है। DNA तो सेल के पास होता है ना, सेल के न्यूक्लियस में होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का DNA भी होता है बच्चों, ठीक है। खुद का DNA है, खुद के राइबोसोम्स हैं, खुद का मैट्रिक्स है यानी साइटोप्लाज्म है, और तरह तरह के एंजाइम्स हैं, जो भी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है ये दोनों खुद ही बना लेंगे अपनी अपनी, ठीक है। बस यूँ कह लो कि ये दोनों क्योंकि सेल के अंदर हैं, तो ये दोनों जो भी काम करेंगे वो न्यूक्लियस के अंडर में करेंगे, न्यूक्लियस जब इनको डायरेक्ट करेगा तब करेंगे, बाकी कर ये खुद सकते हैं। जैसे नहीं होते सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना,
जिनकी फंडिंग थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से भी होती है और वो थोड़ा बहुत खुद भी चलते हैं, ना एग्जैक्टली ऑटोनॉमस ना एग्जैक्टली गवर्नमेंट, दे आर सेमी ऑटोनॉमस, सेमी प्राइवेट टाइप के सिस्टम्स हैं ये सेल के, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से कंट्रोल्ड हैं, जब तक वो आदेश नहीं देगी गवर्नमेंट इनको तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, बट दे आर केपेबल टू डू ऑल द फंक्शंस, है ना। इवन माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट से नए क्लोरोप्लास्ट भी बन जाते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास खुद की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ये डीएनए मैंने ऐसे गोल क्यों बनाया, क्योंकि ये डीएनए एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा है, सिंगल मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नेकेड है, नॉन हिस्टोनिक है। तो आपको नहीं लग रहा ये एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गई जिसमें मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, 70S राइबोसोम है और डीएनए है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये बोल रहा है कि जो डीएनए क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है वो कैसा होगा, लीनियर तो नहीं होगा, सर्कुलर होगा। देखो गलती बहुत सारे बच्चे सिंगल स्टैंडर्ड कर देते हैं, प्लीज सिंगल स्टैंडर्ड नहीं करना। डीएनए जितने भी यूकैरियोट्स में तुम पढ़ते हो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा बच्चों। हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक्सेप्शनली कुछ वायरसेस में होता है जो कि ये सेल्यूलर है, किसी भी सेल में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता। सेल में अगर डीएनए है तो वो डबल स्टैंडर्ड ही होगा, चाहे वो बैक्टीरियल यानी प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है, डन, ध्यान रहेगा तुम्हें। देन अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को तुम्हें ऐसे ही करवाने पड़ेंगे, अब इंडिविजुअल सबका रिवीजन कराने नहीं बैठूंगी मैं, जो जो आता जा रहा है वो पॉइंट बताती जाऊंगी, तुम्हारी एक नॉलेज रिवाइज होती जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन तुम्हें मैच करना है, कहाँ पढ़ा है हमने एक्सोनीम, बताओ एक्सोनीम याद है किसी को? जब हम सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दिखा देती हूँ एनसीईआरटी में, जब हम सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों, तो सीलिया फ्लैजिला में मैंने तुम्हें ड्रॉ करके बताया था, इस तरह फ्लैजिला है ना, बेसल बॉडी, फिर हुक, फिर उससे जा रहा है फिलामेंट, ओके। तो अगर तुम यहाँ से सेक्शन लोगे तो सेक्शन लेने पर तुम्हें एक तो इसमें कवरिंग नजर आती है, ये कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों लिखा है? क्योंकि फ्लैजिला जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी का एक्सटेंशन है, एक तरह से यूँ समझ लो, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, ठीक है। सो सीलिया फ्लैजिला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में आएंगे, दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं था, प्रोकैरियोट में फ्लैजिला पूरा फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें क्या दिखेगा, देखो जैसे एक पेन होता है ना, सिंपल पेन, उसमें एक रिफिल होती है, अगर तुम उसे बीच में से काटोगे तो तुमको पेन की कवरिंग दिखेगी और सेंटर में एक रिफिल दिखेगी, ठीक है। बिल्कुल वैसे तुम समझ लो, एक पेन ले लो जिसके अंदर तुम 9 रिफिल्स लगा दो, ठीक है, और 2 रिफिल बीच में भी लगा दो, 9 रिफिल्स की एक रिंग बना दो और सेंटर में जो जगह बचे उसमें 2 रिफिल्स और लगा दो, तो जब तुम सेक्शन लोगे तुम्हें 9 रिफिल्स के सेक्शन और 2 का अलग से दिखेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट है सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों का, चाहे सीलिया का सेक्शन ले लो चाहे फ्लैजिला का ले लो, सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़ा होता है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है। तो जब भी तुम सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें एक तो तुम चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हो, और उसके अलावा जितना भी अंदर का पोर्शन है 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेंट्रल शीथ, व्हाटएवर जितना भी है, इस पूरे को सीलिया फ्लैजिला का कोर टिश्यू कहते हैं, दैट इज एक्सोनीम। क्या कहलाता है ये लिखा हुआ कि देयर कोर, इनका जो मेन टिश्यू नहीं बोल रहे सॉरी, इनका जो मेन कोर है उस कोर को कहा जाता है बच्चों एक्सोनीम। किसी भी सीलिया फ्लैजिला में आपको कवरिंग की फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मैं जिनको रिफिल बोल रही हूँ वो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल भी हॉलो होती है जस्ट रिफिल की तरह, बस उसमें इंक नहीं भरी रहती, ठीक। तो एक्सोनीम क्या होता है? एक्सोनीम सीलिया फ्लैजिला का कोर बनाता है, सेंट्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक। तो एक्सोनीम को किससे मैच करोगे तुम? सीलिया फ्लैजिला से। कार्टवील स्ट्रक्चर तुम्हें कहाँ दिखेगा? अब तुम्हारी बुक में सेंट्रियोल का कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, बट मैंने तुम्हें बनवा रखा है एक डायग्राम कि चलो यहाँ पे बताती हूँ मैं तुम्हें। बहुत बार स्टूडेंट्स ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर हम सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें बच्चों, तो देखो क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, सीलिया फ्लैजिला में हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है, सेंट्रियोल में कभी नहीं बनानी। सेंट्रियोल इज नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ये सेल के अंदर है, सेल के अंदर 2 सिलेंड्रिकल से स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं पेयर में 90 डिग्री पर, उन दोनों को मिलाकर सेंट्रियोल कहते हैं। वो दोनों सेंट्रियोल है, मतलब दोनों को मिलाकर सेंट्रोसोम कहते हैं। उन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं बनानी। जैसे अगर ये सेल है, मान लो ये एक सेल है, तो आपको ऐसे ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, और इसको घेरे हुए कुछ डेंस मटेरियल होगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ये दोनों सेंट्रियोल हैं और ये पूरे को सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस दोनों में से एक सेंट्रियोल बनाऊं, यहाँ पे एक सेंट्रियोल ये है मान लो सिलेंड्रिकल, इसका सेक्शन लूँ, ठीक है, तो देखो कैसा दिखेगा वो सेक्शन मुझे। उसमें मैं 1 2 3 4 5
6 7 8, इवनली प्लेस्ड होनी चाहिए थी, थोड़ी सी अनइवन हो गई, कोई बात नहीं, 8 9, ठीक है। ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बना दी मैंने। सीलिया फ्लैजिला में भी 9 थी, यहाँ भी 9 है, बट इनके चारों तरफ कवरिंग नहीं बनानी है आपको। और इन्हें देखो कैसे कनेक्ट करना है, ऐसे। एक मिनट रुको ज़रा, इसमें भी एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब यहाँ पर पहले एक चीज़ और, कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ और देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें कह रही हूँ 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पर है और 2 सेंटर में है, ठीक है। और जो पेरीफेरी पर है उसमें तुम्हें दिख रहा है कि 2 का जोड़ा है, डबलेट है, तो 9 जो है वो तो डबलेट की फॉर्म में है। और जो सेंटर में 2 हैं ये दोनों जोड़ा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, सिंगल सिंगल है, तो 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। समझ आ रही है बात। अब सेंट्रियोल में देखो, सेंट्रियोल में एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये ऐसे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, ट्रिपलेट होता है। मैं बिल्कुल रफली सा डायग्राम बना रही हूँ बस तुम्हें हल्का सा समझाने के लिए, ठीक है। 3 का होता है, यानी यहाँ पर और यहाँ सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती, तो यहाँ पर तुम बोलते हो 9 + 0 का अरेंजमेंट। और जो 9 है ना वो डबलेट नहीं है बल्कि वो ट्रिपलेट है। 9 हर माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्रिपलेट की फॉर्म में है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इनको कैसे कनेक्ट करना है, सबसे बाहर वाले को सबसे अंदर वाले से, सबसे बाहर वाले को सबसे अंदर वाले से, ऐसे कनेक्ट करते जाओ। इस तरह से कनेक्टेड है, लाइक दिस। ये ए है, मान लो BC, ABC, तो A और C कनेक्ट होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर क्या है, इनको लिखा है 2 डबलेट्स को कनेक्ट करने वाला ब्रिज, यानी इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सब इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड है आमने सामने, बट यहाँ पर ये CA लिंकर्स, AC लिंकर्स, CA लिंकर्स, कुछ भी बोल लो, नाम नहीं तुम्हें पूछा जाएगा, बट ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। और अगर अब आप इसको देखोगे, सेंटर में क्या है, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल तो नहीं है, बट यस, जैसे आपने देखा है साइकिल के व्हील में, साइकिल या किसी भी बैलगाड़ी के पहिए में सेंटर में एक हब होता है, एक रॉड होती है जिसके थ्रू तानियाँ, स्पोक्स जुड़े रहते हैं। ये मैं स्पोक्स बना रही हूँ, इसी कलर से बना दूँ क्या या दूसरा कलर लूँ, ये स्पोक्स है, 9 है तो 9 स्पोक्स होंगे, लाइक दिस। यहाँ पे भी हैं स्पोक्स, ये रहे, ये छोटे छोटे दिखाएं, ये रहे, दीज आर स्पोक्स, लिखा भी होगा रेडियल स्पोक्स, तो ये भी रेडियल स्पोक्स हैं। यहाँ पर भी ये 9 होते हैं, यहाँ पर भी ये 9 होते हैं, बस फर्क इतना है, यहाँ पर सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, हॉलो स्ट्रक्चर है, फिर उनको घेरी हुई एक सेंट्रल शीथ है, कहाँ गई, ये रही, उस सेंट्रल शीथ से ये स्पोक्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन की बनी रॉड है, सॉलिड हब, इसको हब बोलते हैं, और इस हब से स्पोक्स के थ्रू ये जुड़ी हुई हैं। तो इट लुक्स लाइक अ कार्ट व्हील, एक बैलगाड़ी के पहिए जैसा दिखाई देता है, दैट्स वाई सेंट्रियोल लुक्स लाइक अ कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। और ये कैसा अरेंजमेंट रखता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 9 + 0, जबकि ये कैसा अरेंजमेंट रखता है, 9 + 2। दिस इज द मेन डिफरेंस जो आपको मिक्स नहीं करना है। सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में आपको देखो, मैं ये 9 + 2 और 9 + 0 कैसे याद कराती हूँ। सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक जैसा है 2 चीज़ों का, तो 2 चीज़ों वाले में 9 + 2 लगा दो, और जो सेंट्रियोल है उसमें O भी आ रहा है, या उससे याद रख लो, या जो बचा वो 9 + 0। और एक ही याद रखोगे, अगेन ये 2 है तो यहाँ पे डबलेट याद रखना है, यहाँ ट्रिपलेट याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसा डायग्राम आपकी NCERT में है नहीं, तो प्लीज़ यहाँ पे बना के रख लो, जिससे रिवीजन के टाइम तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। और ये बता दिया मैंने, तो इसका भी स्ट्रक्चर वही है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, और ये घिरे हुए हैं एक मतलब समझ लो डेंस मटेरियल से। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर कहते हैं सेंट्रोसोम। तो तुम ये भी समझ गए कि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम में क्या फ़र्क है। 2 सेंट्रियोल प्लस इनके चारों तरफ जो अमॉर्फस सा मटेरियल है उसको मिलाकर सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ जाएं। तो अब तुम इस क्वेश्चन को बता दो, मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर पूरा रिवाइज करा दिया, पढ़ लेना एक बार। कार्टव्हील पैटर्न को हमेशा सेंट्रियोल से मैच करोगे, बैलगाड़ी के पहिए जैसा सेंट्रियोल, ठीक है। इसको इससे मत कर देना सीलिया फ्लैजिला से। क्रिस्टा तो सबको पता होंगे, तो तुम एकदम अच्छे से रट के जाना अपने दिमाग में, हर साल किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हो तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हो ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या हैं, दीज आर क्रिस्टा, जो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सैटेलाइट क्रोमोजोम से रिलेटेड है, हम बाद में लास्ट में जब क्रोमोजोम पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर में तब बता दूंगी। सो ए का सेकंड 2 ऑप्शंस में दिया है, बी का फर्स्ट इसमें दिया है, सो वी गो विद ऑप्शन 4।
ठीक है, डन। 2024 का एक और क्वेश्चन है, ये और देख लें हम। क्या है इसमें पूछा आपसे, गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। अभी बताया था दोनों के बारे में, दोनों में खुद का डीएनए वगैरह सब कुछ है, और एक खासियत और है कि दोनों में ही डबल मेम्ब्रेन्स हैं। ये दोनों सेल के अकेले डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, ये दोनों डबल मेम्ब्रेनस हैं। ठीक है, सो यस इट इज राइट। देन और एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों को ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक, दूसरा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन पे बहुत बवाल मचा था, बहुत इश्यूज हुए थे, क्योंकि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पर एक चीज़ तो दे रखी है कि मैं तुम्हें समझाती भी हूँ हमेशा कि क्योंकि दोनों के पास 2-2 मेम्ब्रेन है। जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात करें हम, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है ना। तो अगर क्लोरोप्लास्ट हम कह रहे हैं, यहाँ पे जस्ट रफ सा डायग्राम बना रही हूँ मैं, डबल मेम्ब्रेनस है, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं, उनका स्ट्रक्चर भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह होता है। वही पूरे में लिपिड्स हैं, बीच बीच में प्रोटीन के चैनल्स हैं जिनके थ्रू चीज़ें बाहर अंदर आती हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन के चैनल्स हैं वो सेल की परमिएबिलिटी को डिसाइड करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनल की परमिएबिलिटी को डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है। अब अगर मैं इन 2 मेम्ब्रेन को कंपेयर करूं, तो तुम खुद मुझे सोचकर बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बाहर वाली कम परमिएबल और अंदर वाली ज़्यादा परमिएबल हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर बाहर 10 मॉलिक्यूल अंदर आने का वेट कर रहे हैं, तो उन 10 में से 6 तो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गए और 8 फिर इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि बाहर वाली मेम्ब्रेन तो ज़्यादा परमिएबल है, यानी 10 में से 8 मॉलिक्यूल्स को उसने अलाउ कर दिया, फिर अंदर वाली और ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम है, तो उसने कहा नहीं, मुझे 2 पर और शक है, मैं तो 8 में से 6 को ही अंदर जाने दूंगी, तो उसने 6 को अंदर जाने दिया। तो येस, इट इज़ पॉसिबल कि आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल हो एंड इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल हो, और ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। ठीक है, कि क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन, कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया the chloroplast are also double membranous. Of the 2 membrane, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं क्या कि एग्जाम जो भी पेपर सेट कर रहे थे उनसे पढ़ने में गलती हो गई कि क्या हो गया, और यहाँ पर अलग ही टाइप की एक लाइन बना दी, यहाँ पे कंपेयर कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स को। देखो क्या लिखा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is relatively less permeable as compared to chloroplast, जबकि इन दोनों की मेम्ब्रेन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, देखा जाए तो अलग अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो इसी बात का इशू उठा था कि यार ये तो गलत है, इसके लिए हमें बोनस दो, अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट हो गया, बट फिर वो हुआ नहीं, एनटीए तो अपनी मनमानी करता ही है, और उसने कहा कि नहीं नहीं, इसमें क्या बात है, लिखा तो है एनसीईआरटी में कि इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो उसमें तुम्हें जो भी हाई चांस लग रहा हो ना आंसर होने का, उसको टिक जरूर करके आ जाना, ये सोच के कि बोनस मिल जाएगा, छोड़ के मत आ जाना उस क्वेश्चन को, क्योंकि फिर एनटीए बोनस नहीं देता, आता हुआ तुम्हारे 4 नंबर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको सही मानना पड़ेगा। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, हालांकि ये गलती है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया को क्लोरोप्लास्ट से कंपेयर नहीं करना होता, आपको क्लोरोप्लास्ट की भी आउटर इनर को कंपेयर करना और माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटर इनर को कंपेयर आपस में ही करना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गए ये क्वेश्चंस आपको? तो ये 2024 के 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, आगे एक्सटेंड करें या नेक्स्ट सेशन में लें? वैसे तो इस चैप्टर से लगभग 70 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस है बच्चों, 65-70 क्वेश्चन जो मुझे तुमसे डिस्कस करने हैं। अभी तक तो हमने 16-17 क्वेश्चंस ही किए हैं, बट आई थिंक वी हैव वेरी लेस टाइम, है ना। जनरली 1.5 घंटे से ऊपर मैं नहीं खींचती हूँ सेशन को, वरना फिर ज़्यादा हो जाता है। 2023 के और बता देती हूँ बस, ठीक है, देन वी एंड दिस सेशन। 2023 के और देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल? साइटोस्केलेटन यानी सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला कोई स्ट्रक्चर। तो ये देखो, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है और मैंने समझाया था कि एक सेल में आप इमेजिन करो कि जगह जगह साइटोप्लाज्म में खूब सारे फाइब्रस स्ट्रक्चर्स फैले हुए हैं जो उस सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं।
भाई प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल भी है रिजिडिटी के लिए, बट एनिमल सेल में भी तो थोड़ा शेप मेंटेन करने के लिए अंदर कुछ स्ट्रक्चर चाहिए ना। तो आप ऐसा समझ लो एनिमल सेल में अंदर कई सारे, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फाइब्रस स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है जो सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई इस नेटवर्क को साइटोस्केलेटन कहते हैं। यहाँ स्केलेटन का मतलब बिल्कुल भी कोई कैल्शियम या कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट ये एक फिलामेंटस नेटवर्क है, किसका, प्रोटीन्स का बना हुआ, जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, शेप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह के फाइबर्स आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, जिनके बारे में मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये माइक्रोट्यूब्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में तो फैले ही हुए हैं, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल भी बने हैं बच्चों। ठीक है, दूसरे माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन मायोसिन आप मसल्स के स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, वो इसी का एग्जाम्पल है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट का सिर्फ नाम याद रखना है। तो 3 तरह के फिलामेंट्स हैं जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड साइटोस्केलेटन। इनके फंक्शंस भी देख लो आप कलेक्टिवली, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हम, कलेक्टिवली अगर हम इनके फंक्शंस देखें तो जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, स्केलेटन नाम है क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसमें ट्रिपल M याद रखना होता है आपको, सिंपली मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। मोटिलिटी में क्यों लिख दिया, क्योंकि यही माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया फ्लैजिला को बनाते हैं और सीलिया फ्लैजिला से ही मोटिलिटी आती है, तो मोटिलिटी भी देते हैं। और अगेन मैंने आपको कहा एक नेटवर्क है, सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है, सो मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। पहले 2010 से पहले बहुत डिटेल के क्वेश्चंस इसमें आते थे, अब नहीं आते। तो यहाँ आपसे पूछा है विच इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन, तो ये रहा आंसर मोटिलिटी, है ना, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। डन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। जब आप ऑर्गेनेल्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि 4 ऑर्गेनेल्स हैं जिनको मिलाकर सेल का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये चारों फंक्शनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फंक्शनली, डायरेक्टली नहीं, फंक्शनली। कौन कौन, ER में प्रोटीन्स बनते हैं, GB उनको मॉडिफाई करता है, उनमें से जो प्रोटीन एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल एंजाइम, वो लाइसोसोम बना देते हैं, और जो चीज़ें स्टोर करनी है वो वैक्यूल में चली जाती हैं। तो चारों फंक्शनली कनेक्टेड हैं, ER, GB, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, EGLV। ठीक है, तो इन चारों को मिलाकर क्या कहते हैं, सेल का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है कि सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद देम, सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान नहीं किस ईयर में आया था, किस तरह से पूछा गया था, बट इस तरह का स्टेटमेंट आया हुआ है। ठीक है, क्लियर। सो हाँ, ये देखो इसी में, इसमें नाम दे दिया इनका। ओके, सो ये पूछ रहा है नॉट कंसीडर्ड, अच्छा यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, नॉट कंसीडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो नॉट में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये दोनों आ जाएंगे, ये भी तो आएगा क्लोरोप्लास्ट, बस ER और GB 2 ही हैं इसमें तो। सो A, C and E दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जल्दीबाजी में B and C मत कर देना, वैसे अच्छी B and D मत कर देना, वरना नॉट नहीं पढ़ा और पढ़ लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखा कई बच्चे ने देखा है क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढते हैं और सीधा आंसर पे कूद जाते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। कीवर्ड ढूंढो पर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ढूंढो, वरना तुम्हें नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये गलती नहीं करनी है, इसलिए मिस्टेक्स होंगी फिर तुम्हारी। हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, बच्चों को लगा था बाहर से आ गया ये क्वेश्चन, मैम NCERT में तो है ही नहीं। राइबोसोम्स कितनी प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो राइबोसोम 80 प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये बात तुम जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जाके चेक करना, वहाँ ट्रांसलेशन टॉपिक में दिया हुआ है। और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को के आने के बाद बच्चों को ऐड भी करवाने लग गई। जब तुम राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो यहीं पर ऐड कर दो कि राइबोसोम 2 चीज़ों के बने हैं, RNA और प्रोटीन। कितनी प्रोटीन्स के, 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स के। ठीक है, NCERT का ही क्वेश्चन है, आउट ऑफ NCERT नहीं है। मैच द कॉलम क्रोमोसोम्स पर है। ठीक है, ये बाद में करेंगे, क्रोमोसोम्स के साथ करेंगे हम ये क्वेश्चन। देन विच स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो फिर ये ER भी साथ में बताऊंगी। तो ऐसा करते हैं, बस हम यहीं पर एंड करते हैं बच्चों हमारा सेशन। ठीक है, हाँ ये 2022 के आ गए ना, हाँ बस ठीक है, ओके। फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा होता जाएगा, मैं तो पढ़ाते जाऊंगी, फिर आप लोगों के मुझे पता है ऊपर से जाने लग जाता है, सैचुरेशन आ जाता है माइंड में। ठीक है, सो विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक आपको टाइम भी मिल गया है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल पूरा कोरिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं,
तो आप खुद से एक बार प्लीज़ इसको रिवाइज कर लेना और फिर नेक्स्ट सेशन अटेंड करना मेरे साथ, तुम्हें ईजिली क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। गुड बाय।